फाइनली आज इंटरव्यू है। ये जॉब मिल जाएगी तो 12 LPA का पैकेज होगा ऐसा डेटा एनालिस्ट। चलो इंटरव्यू देने चलते हैं। Hi Sagar, have a seat. हाय मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। All right. Sagar, can you tell me the difference between list and tuple? श्योर। इन लिस्ट एंड टपल वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स इन ग्रुप मैम। आगे? इतना ही होता है आंसर मैम। ओके। इमेजिन करो आप जोमेटो में डेटा एनालिस्ट हो एंड मुझे उन कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने एक से ज्यादा बार ऑर्डर करा है लास्ट मंथ। तो ओके, इसके लिए एक एसक्यूएल क्वेरी लिख के दिखाओ। एसक्यूएल क्वेरी मैम, ये तो मुझे नहीं पता। यू आर रिजेक्टेड सागर। जॉब रेडी लेवल की पढ़ाई करो, अच्छे से इंटरव्यू प्रिपरेशन करो एंड फिर आना। मैम पर मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़। But you are not ready for job. Please go. हाँ जी, सो जो अभी हुआ वो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा जो लोग डेटा एनालिस्ट के लिए कॉन्टिन्यूसली इंटरव्यू दे रहे हैं। आप भी ऐसे ही इंटरव्यूज में रिजेक्ट ना हो, इसीलिए हम ये कंप्लीट प्लेसमेंट रेडी कोर्स फॉर डेटा एनालिस्ट ला रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कंपनी कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछती है, एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या स्किल आनी चाहिए। और सिर्फ हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन सी स्किल आनी चाहिए, कंपनी क्यों वो स्किल मांगती है, आपको क्यों सीखना चाहिए, आप अगर सीखते हो तो जॉब पर्सपेक्टिव से कैसे सीखना है। ये कंप्लीट चर्चा अपन ने इस कोर्स में करी है और मैंने आपको प्रॉपर 600 से ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट भी दी है विथ प्रॉपर कंपनी नेम कि कौन सी कंपनी में पूछा गया है, कितने फ्रीक्वेंटली वो क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी है, थ्योरेटिकल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछेगी। सिर्फ आपसे कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, इस भ्रम में मत रहना, अदरवाइज फेल हो जाओगे। आपको आंसर कैसे देना है, कौन सा फ्रेमवर्क एग्जैक्ट यूज करना है, किस क्वेश्चन के लिए। लेट से अगर थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर कैसे करेंगे, अगर कोई प्रैक्टिकल कोड करने का क्वेश्चन पूछा गया है उसे कैसे करेंगे, बिजनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसे कैसे करेंगे। यानी कि कंप्लीट ब्रह्मास्त्र जो है मैंने आपको इस कोर्स में दे दिया है, जो कि आपको अपना इंटरव्यू क्लियर करने में 100% गारंटीड हेल्प करेगा। क्योंकि अभी तक हमने कोडिंग वाइज में 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट कराई है एंड एक चीज़ सब में कॉमन थी कि क्या होता है ना, समटाइम्स स्टूडेंट को पता होता है आंसर क्या है, बट बिकॉज ऑफ उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक होती है या फिर वो पैनिक कर जाता है, जो कि मैं भी पहले करता था, आप में से भी बहुत से लोग करते हो, एंड इट्स नॉर्मल। बट हमें समझना पड़ेगा कि हम वो चीज़ फिक्स कैसे कर सकते हैं। लेट से मान लेते हैं कि आपका एक XYZ कंपनी में इंटरव्यू, अब आप पैनिक कर गए और आप फेल हो गए। अब आप ये चीज़ समझो कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे कि आप अगले इंटरव्यू में पैनिक ना हो। क्योंकि मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, बस वो दूसरे इंटरव्यू में जंप करते रहते हैं। तो देखो, इंटरव्यू में जंप करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप पैनिक हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, कैसे आप उसको ठीक करोगे, अगर क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ पे आपको एक्चुअल में काम करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद ही आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। और ये कंप्लीट कोर्स डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो एकदम बिगनर है, जिनको नहीं पता डेटा एनालिस्ट क्या होता है, कौन सी स्किल्स सीखते हैं, कैसे इंटरव्यूज क्रैक करते हैं, कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें इस कोर्स में मिल जाएंगी। उन लोगों के लिए भी ये कोर्स है जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि हमने इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल दिया है। अगर आपने वो पढ़ा है तो ये सीरीज़ आप देख लीजिए, ये लेक्चर आप देख लीजिए, आपका अगला इंटरव्यू क्रैक पक्का होगा। तो अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया आप डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम कब स्टार्ट कर रहे हो। तो देखो, हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है और ये प्रोग्राम सिर्फ एक नॉर्मल कोर्स की तरह नहीं है। यहाँ पे आप फ्रॉम वेरी स्क्रैच एक जॉब रेडी डेटा एनालिस्ट बनते हैं। और हाँ, यहाँ पे ये प्रोग्राम आता है विथ 100% प्लेसमेंट गारंटी, यानी कि आपको प्लेसमेंट की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग की रही बात तो 4 से 5 महीने का प्रोग्राम होगा। फ्रॉम वेरी स्क्रैच हम आपको एक सीनियर लेवल डेटा एनालिस्ट बना देंगे इन जस्ट 4 to 5 मंथ्स। आपका रिज्यूमे, आपका लिंक्डइन, आपकी सॉफ्ट स्किल, आपके कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, सारी ट्रेनिंग हम आपको करवाएंगे 1-on-1 लाइव। हमारे सितंबर बैच के रजिस्ट्रेशन चालू हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पहली जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट चाहिए, 8 से 12 LPA का एवरेज पैकेज हमारे स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं, सैलरी हाइक चाहिए, करियर ट्रांजिशन करना है या फिर रीस्टार्ट करना है,
हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग वाइज ने अभी तक 3 या से ज़्यादा प्लेसमेंट्स कराई हैं एंड अभी भी बहुत से इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता क्या होगा, बट यस, आपकी प्लेसमेंट मतलब हमारी गारंटी। ये तो हो गई प्रोग्राम की बात। उसमें अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट कोर्स हमारा आने वाला है इस चैनल पे, वो होगा कंप्लीट डेटा विजुअलाइजेशन को लेकर, जहाँ पे हम पाइथन की लाइब्रेरीज जैसे कि मैटप्लॉटलिब, सीबन, प्लॉटली, ये 3 जो डेटा साइंस फील्ड में बहुत दबा के यूज़ होती हैं, इनफैक्ट इनके अलावा कोई चौथी लाइब्रेरी यूज़ होती नहीं है, तो उनके ऊपर हम कोर्स लाने वाले हैं। सो यू जस्ट हैव टू कमेंट डेटा साइंस एंड वो कोर्स हम आपका तुरंत लाइव कर देंगे। टारगेट हम रख रहे हैं इस वीडियो में 1000 लाइक्स एंड 600 कमेंट्स का। जैसे ये टारगेट पूरा हो जाएगा, आपके लिए डेटा विजुअलाइजेशन का कोर्स इस चैनल पे लाइव कर दिया जाएगा। चलिए कोर्स को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, सो वेलकम टू द फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्लेसमेंट ट्रेनिंग फॉर डेटा एनालिस्ट। आप अपने डेटा एनालिस्ट के सारे इंटरव्यूज इंक्लूडिंग टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स, सैलरी नेगोशिएशन, जितने भी इंटरव्यूज होते हैं सारे क्लियर कर सको, इसलिए हम डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ स्किल्स सीखने से आप एक जॉब ले लोगे इसकी कोई गारंटी है नहीं। उसके लिए आपको इंटरव्यू एक प्रोसेस होती है, उससे गुजर के जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए ये कोर्स हम ला रहे हैं। बट बिफोर मूविंग टू फेजेस यानी कि अदर फेजेस में, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सी स्किल्स जरूरी होती हैं, हम ये भी जानेंगे कि वाई कंपनीज डिमांड दी स्किल्स, वो क्यों चाहती हैं कि ये स्किल आप में हो, ये स्किल एक्चुअल में होती क्यों क्या है, और जो अभी तक हमने 3000 से ज़्यादा प्लेसमेंट्स कराई हैं उन इंटरव्यूज में इन स्किल्स के अकॉर्डिंगली क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, प्रॉपर क्वेश्चन सेट भी हम देते चलेंगे। प्लस कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सीक्वल के बारे में बता रहा हूँ, तो सीक्वल से रिलेटेड क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन 1-2 आए थे वो भी हम जानेंगे, सो दैट आपको पता चल सके कि अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है। तो सबसे पहले हमारा गोल ये होगा कि हम समझेंगे कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है। अगर आप एक फ्रेशर हो, एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आईटी फील्ड में आना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट में स्विच करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी आईटी प्रोफेशनल हो, किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट फील्ड में आना है, तो एक चीज़ जो है वो आपको देनी पड़ेगी, विच इज़ इंटरव्यू, जिससे बहुत से लोग घबराते भी हैं। पर देखो, घबराता वही है जिसको ये प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता कि इंटरव्यू क्लियर कैसे होगा। जैसे अगर आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप एग्जाम से डरोगे नहीं। बट मेरे जैसे बच्चे की पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं थी, कि कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आना है, बाकी टीचर पास कर ही देंगे, तो भाई हम लोग बहुत डर में रहते थे कि यार एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, राइट। तो वैसे ही इंटरव्यू होता है, अगर आपको सारी स्किल्स पता है कैसे इंटरव्यू क्रैक होगा एंड ऑल, तो इंटरव्यू निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। बट अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी स्किल्स जो है रिक्वायर्ड है टू बिकम एज अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहली स्किल जो मैं टॉप नंबर 1 पे रखना चाहूँगा, विच इज़ SQL, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे से ज़्यादा का ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस जॉब रेडी इस चैनल पे ऑलरेडी डल रखा है। मतलब जितनी भी स्किल्स मैं बताने वाला हूँ सबका ऑलरेडी डल रखा है, तो पहले ये लेक्चर देख लो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। सीक्वल एक्चुअल में आसान शब्दों में होता क्या है ये समझते हैं। जैसे हम सभी गूगल पे जाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, आप देखो कुछ सेकंड का भी फासला नहीं था मेरे ख्याल से, बहुत जल्दी जो है यहाँ पे ये मुझे बताने लगा कि भाई आपके आसपास के रेस्टोरेंट ये हैं। तो अभी हुआ क्या यहाँ पे, देखिए गूगल के पास जो है बहुत सारे पेजेस का डेटा जो है वो स्टोर है। जैसे ही मैंने एक क्वेरी डाली कि मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट जो है वो चाहिए, तो ये गया इस पेजेस में से, उसने डेटा निकाल के मुझे दे दिया। अब वैसे ही जो कंपनीज होती है उनके पास बहुत सारा डेटा जो है भैया, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में स्टोर होता है एक डेटाबेस में। लेट से दिस इज अ डेटाबेस, अब इसके अंदर डेटा स्टोर है। अब भाई अगर इसमें से आपको कोई डेटा निकालना है इनसाइट्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, तो उसके लिए आपको सीक्वल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक इंटरव्यू का किस्सा बताता हूँ। गूगल एडवर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, एक ब्रांच है बेसिकली गूगल की। तो उसमें क्या होता है कि बिलियंस ऑफ क्लिक्स जो ऐड में क्लिक होते हैं, जैसे हम गूगल पे ऐड आती है हम क्लिक करते हैं, वो स्टोर होते हैं डेटाबेस में, ठीक है। एक डेटाबेस में स्टोर होते हैं बिलियंस ऑफ क्लिक्स। तो एक इंटरव्यू में स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई इस डेटाबेस में से आप हमें कल यानी कि यस्टरडे कितने क्लिक्स आईफोन की एड में हुए थे
वो नंबर हमें निकाल के दो। यानी कि रोज अब कुछ ना कुछ बिलियंस ऑफ क्लिक स्टोर हो रहे हैं। अब आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि एक सीक्वल क्वेरी लिख के दिखाइए कि कितने क्लिक्स जो है हुए हैं आईफोन की एड में कल। तो ये डेटाबेस बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में से आपको निकालना है, तो इसके लिए भाई आपको सीक्वल आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ सेकंड्स में आंसर देना है सीक्वल से ही हो पाएगा। बिना इसके अगर आप सोचते हो कि भैया मैं एक्सेल फाइल से निकाल लूंगा, तो भाई उसमें हफ्तों लग जाएंगे, राइट। और अगर मैं फैक्ट की बात करूं यार, देखो जो 90% मैं बता देता हूं आपको, एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो अभी के अभी। कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आप चल जाओ, 90% अबव, 90% के अबव जितनी भी आप जॉब डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, डेटा एनालिस्ट की पकड़ लो, डेटा साइंटिस्ट की पकड़ लो, एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, वेब डेवलपर, कोई भी फील्ड में चले जाओ यार, सीक्वल वहाँ पे मैंडेटरी एक स्किल होगी। मैं यहाँ पे बोनस स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ की भी मैं अगर बात करूँ, अगर ये इंटरव्यू 100% का एक अगर मैं एक चार्ट बनाऊँ, तो इसमें जो 40 to 60% मैं बता सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली 3000 बच्चों के इंटरव्यू कराने के बाद बता सकता हूँ, जो हमने प्लेसमेंट बैच में हम कराते हैं, कि 40 to 60% जो कंपनीज हैं वो एसक्यूएल पे ही फोकस करती हैं कि आपको आता है या नहीं आता है, मतलब जितने भी टेक्निकल राउंड्स होंगे, राइट। अभी ये तो हम समझ गए कि सीक्वल एक्चुअल में होता है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। अब हमारा फोकस जो हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में भैया ये सीक्वल को इतनी ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों कंपनीज जो है सीक्वल की डिमांड रखती हैं, वाई। अभी हम फोकस करते हैं वाई पे। तो सबसे पहला रीज़न देखो, जो भी डेटा स्टोर होता है वो होता है डेटाबेसेस में, ऑल राइट। अब हर कंपनी, अब आप चाहे स्विगी का डेटा ले लो, उसमें कितने कस्टमर्स ने क्या ऑर्डर करा वो होता है। अमेजोन में आप देखोगे कि कौन से कस्टमर ने क्या ऑर्डर करा वो स्टोर होता है। मतलब जितनी भी तमाम कंपनीज हैं, हर कंपनी का डेटा डेटाबेस में स्टोर होता ही होता है। अब अगर उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अमेजोन पे मुझे ये जानना है कि टोटल कल कितने ऑर्डर हुए थे, तो ये सारी चीज़ें के लिए मुझे सीक्वल ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली अगर आप डेटा एनालिस्ट ऐसा काम करोगे तो डेटा की तो ज़रूरत पड़ेगी, फैच करने के लिए आपको सीक्वल आना चाहिए। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न कि बिजनेसेस जितने भी हैं, इट रन्स ऑन क्वेश्चंस। एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप टूल्स टेक स्टैक पे फोकस करो, बट मैं आपको बता देता हूँ 50% जो पार्ट होता है डेटा एनालिस्ट का वो टेक स्टैक में काम करने का होता है, 50% होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का, राइट। तो सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि बिजनेसेस जो है वो क्वेश्चंस पे चलते हैं। मतलब एक टीम आपसे पूछेगी कि बताओ लास्ट ईयर हमारी कितनी सेल हुई थी, क्यों ड्रॉप हुई थी। अब देखो वो बहुत बड़ा डेटाबेस है, बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड उसमें है। अब उसमें से आपको इनसाइट्स निकालना है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, तो आपको सीक्वल की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो बहुत अहम रीज़न है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको मालूम हो और आपको पता होना चाहिए कि क्यों कंपनीज इसकी डिमांड करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ठीक है सीक्वल क्या होता है, क्यों कंपनी इसकी डिमांड करती हैं, वो भी मैंने जान लिया। बट मुझे आप ये बताओ कि मैं क्यों सीक्वल को सीखूं। देखो यार, अगर ये ऊपर के रीजंस आपको क्लियर हो तो आप समझ जाओगे, बट एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको इसको सीखना क्यों चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न एंड सिंपल टू स्टार्ट। बेसिकली इसमें सिर्फ कमांड्स लिखना होता है, वो भी एकदम प्लेन इंग्लिश में। मतलब अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, आप सीक्वल को सीख जाओगे, देयर इज नो बिग डील। दूसरी बात, इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट, मतलब आप आज़ाद हो जाओगे। बेसिकली आपको किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डेटा फैच करना है, उसमें से कुछ इनसाइट्स रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी है, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि भाई कोई आएगा वो हमें बताएगा ऐसा डेटा निकालते हैं और फिर हम डेटा निकालेंगे। दैट वॉज अ बैड वे, राइट। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और हाँ, अगर आपको सीक्वल आती है तो आपकी वैल्यू भैया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। तो अभी तक आप समझ गए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली आपको वेरी सिंपल कमांड लिख के बताता हूँ कि इतनी सिंपल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि जैसे कि हम सेल्स डेटा निकालते हैं दिल्ली और दिल्ली सिटी से जून का, तो मैंने लिखा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, कहाँ से, मैं कह रहा हूँ सेल्स डेटाबेस होगा वहाँ से निकाल लो, जहाँ पे इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, सिटी इक्वल टू, कौन सी सिटी, दिल्ली सिटी, ठीक है। एंड मंथ हम यहाँ पे पास कर देंगे इक्वल टू, अभी हालांकि हमने कोई डेटाबेस बनाया नहीं है, मैं बस एक लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरीके से जो है चीज़ें काम करती हैं।
कि इस तरीके से, इतनी ईजी तरीके से आप कमांड पास करके सीक्वल के साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है हमारे 3000 से ज़्यादा बच्चों को प्लेस कराने के बाद उनके इंटरव्यू में, एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा कि बेसिकली मेटा कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट एक इंटरव्यू हो रहा था। तो वहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सिलेक्शन से वैसे एक रीज़न से हो गया, बट एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो इंटरव्यू एक सर ले रहे थे, उन्होंने भैया हमारे जो स्टूडेंट था उसको बोला कि दिस इज़ द डेटा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सैंपल उन्होंने डेटाबेस दिया कि इतने अकाउंट्स जो हैं बेसिकली इंस्टाग्राम पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है, और ये 12 मंथ का डेटा था। अब उन्होंने बोला कि मुझे 3 आंसर्स चाहिए, मतलब 3 क्वेश्चन में पूछूंगा, मुझे आप उनके आंसर निकाल के दो। सबसे पहला कि किस मंथ इंस्टाग्राम अकाउंट जो टोटल खुले हैं वो हायर रहे, किस मंथ सबसे ज़्यादा खुले, किस मंथ सबसे ज़्यादा लो रहे, किस मंथ सबसे ज़्यादा मीडियम रहे, और मुझे ये भी बताओ वाई। अब अगर देखो वाई का आंसर तो थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से आ जाता है, वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, बट हाँ ये तीनों आंसर्स लेने के लिए किस दिन हाई थे, किस मंथ में सबसे ज़्यादा कम थे, किस मंथ में सबसे ज़्यादा एवरेज थे, इसके लिए सीक्वल में एक क्वेरी, एक नहीं 3 क्वेरी आपको लिखनी पड़ेंगी। अब वो स्टूडेंट ने क्वेरी लिख के बता दी एंड वो एक पॉजिटिव साइन चला गया कि हाँ भाई इसको सीक्वल आता है, राइट। तो अब जो लोग भैया सीक्वल में स्ट्रगल करते हैं उनका रिजेक्शन होना तो पक्का है, भले ही आप एक्सेल कितने अच्छे से मास्टर कर लो, पाइथन कितने अच्छे से मास्टर कर लो। मेरी एडवाइस एज अ ट्रेनर आपको यही है कि सीक्वल को ये सोच के पढ़ो कि पूरी लाइफ आपकी इसी के ऊपर टिकी है। सबसे पहला जो फर्स्ट फिल्ट्रेशन कंपनीज करती हैं वो होता है ये कि आपको एसक्यूएल आता है या नहीं आता है। ये तो हो गई एसक्यूएल की बात। दूसरी स्किल की अगर मैं बात करूं, इसको हम कनेक्ट करते हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। दूसरी स्किल की मैं अगर बात करूं वो आता है, या तो आप एक्सेल सीख लो, ठीक है, या फिर गूगल शीट सीख लो। अब इनके बारे में भी अपन इन डिटेल बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कलर वलर चेंज करके, ऑल राइट। तो एक्सेल और शीट्स वगैरह ये क्या होते हैं इसके बारे में हम बेसिकली थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, हम जब किराना लेने जाते हैं तो जो एक किराने वाले की दुकान होती है उसके पास एक बहुत बड़ा रजिस्टर होता है जिसमें वो अपने पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कि किस कस्टमर ने कितना खरीदा, क्या हुआ, क्या सेल हुई। तो बेसिकली जैसे वो रिकॉर्ड में वो कस्टमर का नेम, ठीक है, कस्टमर ने कितनी सेल करवाई, मतलब कितने का सामान खरीदा, आइटम्स कौन से खरीदे, ये सब स्टोर करता है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन। बस ये है कि यही चीज़ जो है एक्सेल पे या फिर आप गूगल शीट्स पे कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप क्विकली ये पता लगा सकते हो कि टोटल मेरे पास कस्टमर कितने हैं, राइट, टोटल कस्टमर कितने हैं, कल कितनी सेल हुई थी, आज कितनी सेल हुई है, और टोटल सेल्स कितनी हुई है, राइट, टोटल आइटम्स मेरे कितने बिक रहे हैं, कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो कुछ भी अगर आपको भैया कैलकुलेट करना है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको विजुअलाइज करना है इंस्टेंटली, तो ये आपके काम आएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली एप्पल कंपनी में क्या हो रहा था, इंटरव्यू चल रहा था एक, तो वहाँ पे जो उनके मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि मुझे तो पता है, मतलब मैंने एप्पल में इंटरव्यू नहीं दिए, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिक्रूटर्स कनेक्टेड में हैं, तो वो पता है मुझे कि वो लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सेल या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन निकल के आया कि भाई अब एप्पल जो है वो तो मल्टीपल कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, इंडिया, चाइना, जापान, जितनी भी कंट्रीज हैं। तो एक सीनियर मैनेजर ने एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा कि हमें बताओ टॉप 3 कंट्रीज निकाल के बताओ जिनमें सबसे ज़्यादा जो सेल है वो हाई है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा देश में हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अब भाई अगर आप इस चीज़ के लिए टैबल्यू या फिर पाइथन खोलने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल। एक्सेल सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट टूल है, और मैनेजर ने ये भी कहा कि मुझे 5 घंटे नहीं 5 मिनट में आंसर चाहिए। तो भाई अब कैंडिडेट को एक्सेल आता था, उसने फटाफट जो है टॉप 3 कंट्रीज के नेम निकाल के दे दिए विद द एग्जैक्ट अमाउंट की कितनी सेल हुई है, तो उसके हायरिंग चांसेस बढ़ गए। तो अगर मैं फैक्ट्स के अकॉर्डिंग भी बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग 750 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एक्सेल का यूज़ करते हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने भी कभी ना कभी किया ही होगा। छोटी से बड़ी कंपनीज जितना भी 70% जो एनालिसिस वर्क होता है इसी पे होता है। अब कंपनीज को क्यों एक्सेल चाहिए, वाई कंपनीज नीड टू नो यू एक्सेल। आप एक्सेल क्यों सीखोगे? सबसे पहली बात तो देखो भैया, एक यूनिवर्सल टूल है ये,
क्या कह रहा हूँ मैं, एक यूनिवर्सल टूल है। यूनिवर्सल टूल का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि जिसको कोडिंग आती है वही इसको समझ सकता है। नॉन टेक्निकल फील्ड से आप हो, हर यूज़ केस में काम आएगा। मतलब धड़ल्ले से कुछ भी यूज़ करो, बिजनेस में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको क्विकली कुछ इंसाइट्स वगैरह निकालने हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ डैशबोर्ड, आप 10,000 रो को कुछ समराइज कर सकते हो एक पिवट टेबल पे, उसके लिए 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब हम बात करते हैं कि सर मैं क्यों सीखूं, मतलब वाई यू शुड लर्न एक्सेल। देखिए, सबसे पहली बात, आपका जो भी पहला टास्क होगा आपकी जॉब पे वो एक्सेल के बेसिस पे ही होगा। जितने भी फ्रेशर होते हैं जो एज अ डेटा एनालिस्ट अपना रोल स्टार्ट करते हैं, वो एक्सेल में या फिर शीट्स में रिपोर्ट बनाने से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भाई ऑलरेडी आपको एक्सेल आता है तो आप चमकोगे। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पावरफुल फॉर्मूलाज होते हैं जो कि इसको और ज़्यादा स्पीड प्रदान करते हैं, जैसे वी लुकअप हो गया, पिवट टेबल्स हो गया, पावर क्वेरी हो गया। ये सब जो घंटों का काम होता है उसको रिड्यूस करके मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि आपको घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं एक और इंटरव्यू का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि नवीदिया कंपनी में एक फ्रेशर को एक मैनेजर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई हमारे पास 3 साल का जीपीयू का सेल्स डेटा है। थोड़ा लिखते से चलता हूँ मैं। हमारे पास 3 इयर्स का बेसिकली जो जीपीयू बिके हमारे, तो हमारे पास 3 साल का जीपीयू सेल्स का डेटा है। अब आपको इसको एनालाइज करना है क्विकली। तो क्विकली कैसे करेंगे, एक्सेल आना चाहिए। तो भाई बंदे ने क्या करा, एक्सेल खोला, पिवट टेबल्स की मदद से इंटरव्यूअर के सामने ये चीज़ करके दिखा दी। अब वो जो कॉन्फिडेंस था उससे बहुत बढ़िया उसका पैकेज लग गया। आई एम नॉट रिवीलिंग द नंबर्स, क्योंकि पैकेज लगाया वो बड़ी बात करते हैं। कितने का लगा वो तो कह रहे उसकी किस्मत थी, राइट। तो अच्छा सा पैकेज उसका लग गया। तो सिर्फ बेसिक सीखने से भी कुछ नहीं होगा, व्हाट आई एम सेइंग इज आपको एडवांस लेवल हर तरीके से सीखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए जॉब लेने का जो बेंचमार्क है वो बढ़ चुका है। तो मेरी एडवाइस अगेन एज अ ट्रेनर यही है कि एक्सेल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक फ्रेशर जिसको बहुत अच्छे से आता है एक्सेल, तो वो जॉब रेडी माना जाएगा और डेफिनेटली उसकी जॉब के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पाइथन आती है तो आप एक्सेल को नहीं सीखोगे। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, पांडास, नंपाई, बट एक्सेल अपनी एक अलग पोजीशन होल्ड करता है यार, आप कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। सब टूल्स अपनी अपनी जगह सही है। तो एक सीक्वल और एक एक्सेल, दो चीज़ों पे हमने बात करी। तीसरे टूल की बात करते हैं। तीसरा टूल जो भैया मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, पाइथन। हाँ जी, इसके अंदर मैं 3 लाइब्रेरीज की बात करूँगा। कौन सी? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले तो हमें पांडास की ज़रूरत पड़ेगी, नमपाई की ज़रूरत पड़ेगी और मैट प्लॉट लिब और एक C1, ये 2 लाइब्रेरीज, ठीक है। 1 2 3 तीनों का डेडिकेटेड यूज केस क्या है अपन वो समझेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, बेहतरीन, ओके। तीनों का डेडिकेटेड यूज केस क्या है अपन वो समझेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ पाइथन क्या है। बेसिक में बताऊंगा। इसका 5 घंटे का ट्यूटोरियल बेसिक टू जॉब रेडी इस चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है। पांडास का भी डला है, नमपाई का भी डला है और मैटप्लॉटलिब C1 का भी डला हुआ है। तो ये जो मैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन बना रहा हूँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे जंप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चैनल पे ऑलरेडी चीज़ें डल रखी है, वहाँ से भी सीख सकते हो। तो पाइथन क्या होती है, पाइथन को आप एज आ अपना रोबोट असिस्टेंट मान सकते हो। आप उसको बोलोगे कि भाई मेरा डेटा जो है वो उसको क्लीन कर दो, कर देगा। आप उसको बोलोगे कि भाई टोटल कैलकुलेट कर दो, वो कर देगा। आप बोलोगे कि भाई एक चार्ट तो जरा प्लॉट कर दो, वो कर देगा, राइट। और हाँ, ये सारे काम आपके सेकंड्स में होंगे, कुछ मिनी सेकंड्स में, बिना किसी गलती के। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे गूगल पे क्या होता है कि एक बार इंटरव्यू में एक मैनेजर ने बोला कि भाई हमारे पास जो है 20 मिलियन यूजर्स पर डे का ट्रैफिक लॉग जो है वो है। अब आप इतना बड़ा डेटा एक्सेल पे तो नहीं खोल सकते, क्योंकि एक्सेल क्या होगा, क्रैश कर जाएगा, क्योंकि डेटा जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी पाइथन की स्क्रिप्ट लिखनी है पांडास के साथ, जिसमें आप एंटायर डेटा को समराइज करोगे। एंड ये जो समराइज होना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ घंटों का टाइम नहीं बल्कि कुछ मिनट्स में करना पड़ेगा। अब कैंडिडेट ने भाई कुछ सेकंड्स में एक छोटी सी पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी पांडास में, डेटा को लोड करा, समराइज करके बता दिया। यही कंपनीज जो है यूनिकनेस देखती हैं, और हैंड्स ऑन भी आपको आना चाहिए। पाइथन में आपको बता देता हूँ 80% जो है हर डेटा एनालिस्ट इसको यूज़ करता है अपने डेली जॉब रोल पे। ये लिंक्डइन के सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है। और अगर मैं पांडास के पावर की बात करूँ तो ये 100 मिलियन प्लस रोज को इतने जल्दी फास्टर कर सकता है जितनी स्पीड पे एक्सेल
1 मिलियन रोज को हैंडल करेगा। अब बात करते हैं कि भैया कंपनी क्यों जो है चाहती है कि मैं पांडास सीखूं, राइट। इसके पीछे का भी रीज़न जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न है स्केल। स्केल मतलब बेसिकली एक्सेल जो है, अगर थोड़े नंबर ऑफ रोज आप लेके जाओगे 1,00,000-2,00,000 में, तो एक्सेल वहाँ पर मर जाएगा, ठीक है। बट पाइथन की अगर हम बात करें तो भैया करोड़ों रोज भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, पाइथन आराम से हैंडल कर लेगा। दूसरा रीज़न है ऑटोमेशन। अब स्केल मतलब कंपनीज के पास भाई छोटा मोटा डेटा तो होता नहीं है, बड़ा ही डेटा होता है। दूसरा है ऑटोमेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पे काम कर रहे हो, उसको बनाने के लिए, रन करने के लिए 5 घंटे का टाइम लग रहा है, बट अगर आपको पाइथन आती है तो ये 5 घंटे नहीं, आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा, इतनी पावरफुल है, ठीक है। मतलब इसलिए भी कंपनी चाहती है कि आपको आए। बट अगर आप पाइथन सीख लेते हैं और ये लाइब्रेरी सीख लेते हैं, तो आपको 2 रीज़न बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहली बात, करियर ग्रोथ। पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि हम एक्सेल और पावर बीआई सीख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वल सीख लेंगे, जॉब लग जाएगी। बट अगेन, पाइथन सिर्फ डेटा एनालिस्ट तक सीमित नहीं है। पाइथन आपके लिए नए नए द्वार भी खोलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो अगर आपको लेटर ऑन अपग्रेड करना है, डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, पाइथन आपको सीखना ही पड़ेगा तब भी। और अगर आप ये लाइब्रेरी सीख के एज अ डेटा एनालिस्ट जाओगे, चांसेस है कि आपका पैकेज भी हाई मिलेगा आपको, और आगे इन फील्ड्स में भी जा सकते हो। दूसरी चीज़ भैया, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा और कंपनी का भी। फॉर एग्जांपल कि आप बस 15 से 20 लाइन ऑफ कोड लिख के वो काम कर सकते हो जो एक्सेल में आपको करने में शायद 2 से 3 घंटे या 2 दिन भी लग जाए। क्यों? क्योंकि ये लाइब्रेरीज बहुत पावरफुल हैं। अब अगर आपको ये सब पता है कैसे क्या लाइब्रेरी काम करती है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब पाइथन बेसिकली आपको हाइपिंग जॉब में कैसे मदद करेगी? देखो, जितनी भी कंपनीज में आपको बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ टैब्ल्यू, सीक्वल और पावर बीआई वगैरह सीख के जा रहे हो, अगर आपको कंपनी 8 LPA दे रही है और अगर आपने बोल दिया कि हाँ मुझे पाइथन की लाइब्रेरीज भी आती हैं, चांसेस है कि 30 to 40% आपको हाई ऑफर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में सीक्वल, पावर बीआई और एक्सेल, इतनी स्किल्स वाले ही डेटा एनालिस्ट आपको मिलेंगे। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनको पाइथन भी आता है। तो यार देखो, मैं एज अ ट्रेनर यही बताना चाहूँगा कि 2025 चल रहा है, आने वाला भी टाइम यही वाला आने वाला है। पाइथन एक ऑप्शनल पकड़ के मत चलो, इसको मैंडेटरी समझ लो, जैसे सीक्वल को समझा है, ठीक है। आप ही का भला होगा। चौथी स्किल भैया हम यहाँ पे कनेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। चौथी स्किल हम यहाँ पे चेंज करना चाहेंगे, जो मतलब ऐसा डेटा एनालिस्ट आपको होनी चाहिए, विच इज डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन, इसके अंदर भी 3-4 चीज़ आ जाती हैं। सबसे पहला जाता है टैब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद में जाता है पावर बीआई, ठीक है। उसके बाद में जाता है पाइथन प्लॉट्स, ठीक है। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, 1, 2, 3। अब ये विजुअलाइजेशन होता क्या है? फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत बड़ा चार्ट दे देता हूँ, ये इसमें नंबर्स ही नंबर्स हैं, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि चलो मुझे समझाओ क्या हो रहा है, तो वो नहीं समझा पाओगे, काफ़ी बोरिंग भी होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, उन नंबर्स को कन्वर्ट करके ब्यूटीफुल चार्ट्स में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे मैंने बोला कि बताओ ये 3 कंपनीज जो हैं, फॉर एग्जांपल 3 कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्री से कितनी सबसे ज़्यादा सेल आई। तो ऐसे करके आपने एक चार्ट बना दिया कि यहाँ से 10%, यहाँ से 5%, यहाँ से 3%, तो मैं डेफिनेटली समझ जाऊँगा। क्योंकि नंबर्स जो होते हैं ना, रॉ नंबर्स काफ़ी बोरिंग होते हैं, और जो चार्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ कहानी बताते हैं जो हमें समझने में आसानी होती है। बेसिकली विजुअलाइजेशन की मदद से आप इनसाइट्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि एप्पल कंपनी में क्या हुआ था एक बार इंटरव्यू में, कि वही था कि भाई आईफोन की सेल्स जो है 100+ कंट्रीज का डेटा दे दिया गया, 100+ कंपनीज का सेल्स का डाटा था। अब वहां पे भैया आपको टास्क दिया गया कि 3 ग्रुप बनाइए, ठीक है। 3 अलग अलग कंट्रीज का ग्रुप बनाइए, एक में रखिए सबसे ज़्यादा हाई सेल, एक में रखिए सबसे ज़्यादा लो सेल, और एक में रखिए सबसे ज़्यादा मीडियम सेल, यानी कि एवरेज सेल। तो क्या हुआ, एक भाई चार्ट बनाया गया, मतलब एक पाई चार्ट बनाया गया, और उसमें बता दिया कि 100 में से कितनी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हाई सेल हुई है। लेट से कि ये एक पार्ट है 40% जिसमें हमने हाई सेल रख दी, ये एक पार्ट है जिसमें हमने 30% एवरेज सेल रख दी, ये एक पार्ट है जिसमें हमने 30% जो है मीडियम सेल रख दी, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया कि इतने डॉलर की सेल, इतने डॉलर की सेल इसमें, इतने डॉलर की सेल इसमें। तो अब ये चीज़ कोई भी देख के समझ सकता है कि अच्छा ये 100 में से 40 ऐसी मतलब कंट्रीज हैं जहाँ पे मेरी इतनी सेल हुई है।
ये 30 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मेरी इतनी सेल्स हुई है, और आपने इसको कलर कर दिया कि भाई अगर एवरेज है तो उसको आपने ब्लू कलर कर दिया, अगर लो सेल है तो आपने इसको रेड कलर कर दिया, हाई सेल है तो आपने ग्रीन कलर कर दिया, जिससे एक मतलब अच्छे से विजुअलाइजेशन, एक चार्ट लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे काम हो रही है। तो 70% जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई अगर आप विजुअली कोई चीज़ समझा पा रहे हो, दैट इज गुड, दैट इज टू गुड, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑन नंबर्स। एंड टैबल्यू, पावर जैसे जो टूल्स है, ये 90% जितनी फॉर्चून 500 फर्म्स है, इवन मैं कहूँगा लगभग सारी कंपनीज में ये यूज़ होते ही होते हैं। अब कंपनीज विजुअलाइजेशन क्यों चाहती हैं? देखो, सबसे पहली बात, एग्जीक्यूटिव्स डोंट रीड नंबर्स। मतलब अगर मैं ही आपसे बोलूँ कि मैं आपको 1000 लोगों का डेटा दिखा रहा हूँ और इसमें से मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो आपको खुद टाइम लग जाएगा उसको समझने में। बट इंस्टेड अगर हमने इसी चीज़ को कुछ चार्ट में या फिर कोई डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया कि ये डेटा कह रहा है, आप क्विकली कुछ ना कुछ आंसर, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन ले लोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पीड भैया मैटर करती ही करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगेन ये 1000 लोगों का डेटा मैंने दिया, मैंने बोला कि बताओ कहाँ पे सेल ड्रॉप हो रही है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। बट अगर मैंने एक चार्ट बना दिया, ठीक है, ये चार्ट बना दिया, मैंने बता दिया कि यहाँ तक सेल सही चली, यहाँ से एकदम से ड्रॉप हो गई, तो ये पॉइंट आप पकड़ लोगे, ठीक है, ये पॉइंट आप पकड़ लोगे और समझ जाओगे कि यार इस मंथ जो है सेल्स ड्रॉप हुई है। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम थ्रू 1000 रोज, आपने क्विकली देख के समझ लिया कि यहाँ पे सेल्स ड्रॉप हुई है। तो विजुअलाइजेशन जरूरी है। और आपको विजुअलाइजेशन क्यों सीखना चाहिए? सबसे पहला भैया, आपका जो वर्क है वो दिखता है। डैशबोर्ड्स जो है अक्रॉस मल्टीपल टीम्स और मैनेजमेंट शेयर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हो तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे आप ऐसा डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो, सेल्स टीम से आपके पास डेटा आया, आपने उसको चार्ट्स में कन्वर्ट करा, ठीक है, फॉर एग्जांपल चार्ट्स में कन्वर्ट करा। अब ये मैनेजमेंट टीम को जाएगा, ये फाइनेंस टीम को जाएगा, ये आपकी R&D टीम को जाएगा, मल्टीपल टीम्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो दैट वो लोग डिसीजन ले सके और समझ सके कि क्या हो रहा है। तो इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, आप एक अच्छे स्टोरी टेलर भी बनते हो। मतलब आप सिर्फ डेटा शो नहीं करते, आप ये भी एक्सप्लेन करते हो कि डेटा एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर आप हाइपिंग जॉब की तरफ जा रहे हो तो विजुअलाइजेशन भी आपको आना चाहिए। बेसिकली नवीदिया में कंपनी है, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें एक और यही हुआ था कि एक फ्रेशर ने क्या करा, एक डैशबोर्ड बनाया जिसमें उसने कंपेयर करा कि गेमिंग के बदले जो AI की GPU है उनकी सेल्स कैसी जा रही है। तो बेसिकली आप नंबर्स को, जो हमारे पास रॉ नंबर्स हैं, इनको कन्वर्ट कर पा रहे हो कुछ ऐसे ब्यूटीफुल चार्ट्स में, ठीक है, मल्टीपल चार्ट्स होते हैं। वैसे इसका भी कोर्स अपन ने डाल रखा है ऑलरेडी, पावर BI और डेटा विजुअलाइजेशन का, देख लेना। तो डेफिनेटली आप एक हाई पेइंग जॉब के हकदार हो, एंड कंपनी कैन नॉट से नो टू यू टू पे हाई पेइंग सैलरी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, खैर आगे की जो स्किल्स है अपनी, वो है 5th नंबर की स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एंड जो मैंने सबसे पहले मेंशन भी करा था इस फेज के स्टार्टिंग में, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बिजनेस की समझ। अब ये दो ऐसी चीज़ हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती क्या होती हैं, और वो अक्सर इग्नोर कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी साइंस है ऑफ नॉट फूल्ड। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली इट्स द साइंस ऑफ नॉट गेटिंग फूल्ड बाय नंबर्स। एक मेटा में एक टीम ने सोचा कि जो हमारा नया फीचर है, इसने जो यूजर के क्लिक्स हैं उसको डबल कर दिया, मतलब ये काम सक्सेस हो गया। तो जैसे कि मेटा में क्या हुआ कि एक टीम है उनकी, डेवलपमेंट टीम, उसने एक नया फीचर जो है लॉन्च करा, जिससे यूजर ने जो ऐड पे क्लिक करते हैं ना, वो हो गए डबल, ठीक है, जो ऐड आती है वो क्लिक हो गए, एकदम से डबल हो गए। तो सब लोगों ने खुशी मना ली, पार्टी वार्टी कर ली, समोसे वमोसे मंगा लिया, भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, कि काम हो गया। बट जब स्टेटिस्टिकली इसको देखा गया तो भाई वो जो डबल क्लिक हुए थे वो सिर्फ सीजनल वाइज हुए थे। मतलब कि दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा क्लिक्स जो बढ़े थे, सिर्फ दिवाली के टाइम, राइट, जो कि नेचुरली सबको पता है, भाई दिवाली अगर आ रही है तो लोग शॉपिंग करेंगे, एड्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, अब बिना स्टैटिस्टिक के आप जो है एक गलत सक्सेस सेलिब्रेट करते। स्टैटिस्टिक्स ने बता दिया कि भाई ये काम सिर्फ दिवाली में हुआ था, तो ज़्यादा खुशी मत बनाओ, क्योंकि अदर जो महीने होते हैं, दिवाली लेट से अक्टूबर में आती है, फिर नवंबर में आती है, तो लेट से अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा जो है क्लिक्स हैं वो डबल हुए थे, बाकी के जो मंथ्स हैं भाई उनमें नॉर्मल थे।
तो बेसिकली आप ये फेक सक्सेस मतलब सिर्फ डेटा जो दिखा रहा है, जो चार्ट्स दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे आप सक्सेस या फिर उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं ले सकते। आपको एक्चुअली में पीछे क्या चल रहा है नंबर्स पे भी बात करनी पड़ती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक महीने जो थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जनवरी मंथ में क्लिक हुए 100, फेब में क्लिक हुए 100, चलता गया एकदम से अक्टूबर में भैया सीजन आया और क्लिक हो गए 200। अब आप देखोगे कि वाह भाई वाह, हमारा तो मज़ा आ गया, हमने तो 200 क्लिक अचीव कर लिए। बट स्टैटिस्टिक्स आपको बताएगी कि भाई ये दिवाली सीजन था, दैट इज़ वाई जो आपके क्लिक जो थे वो डबल हुए। तो इससे ये होगा कि आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, राइट। तो 80% मैं आपको बता देता हूँ जो भी डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे एक तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, बिजनेस प्लस स्टेट्स स्किल्स, ठीक है, ये दो चीज अगर आप में है तो 20+ LBA के रोल्स के जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब कंपनीज को स्टैटिस्टिक्स क्यों चाहिए भैया? देखो, गलत डिसीजन लेने से कंपनी बचना चाहती है। बिना स्टैट्स के कंपनीज जो है हो सकता है कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए गलत असम्पशंस पे लगा दे। हो सकता है कि जैसे मेटा के साथ अभी हुआ, उसने सोचा कि ठीक है डबल क्लिक होगा, चलो खुशी मनाते हैं, और इस फीचर पर उन्होंने और पैसा डाल दिया। अब बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ दिवाली के कारण हुआ था, तो पैसे तो बर्बाद हो गए। दूसरा, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी भैया कंपनी चाहती है आपको स्टेटिस्टिक्स आए। फ्लिपकार्ट क्या करता है, जैसे फ्लिपकार्ट रोज A/B टेस्टिंग करता है। A/B टेस्टिंग का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, अब एक प्रोडक्ट की बटन यहाँ पे है, ये पार्ट ए हो गया, एक और प्रोडक्ट है, अब एक और प्रोडक्ट की बटन यहाँ पे है, मतलब टॉप पे, और इसकी है बॉटम पे। तो ये दो प्रोडक्ट पेज है, पेज 1, पेज 2। अब वो टेस्टिंग करेगा कि जब यहाँ पे बटन है तब सेल्स हाई हो रही है कि लो हो रही है, कि इसके कंपैरिजन में जब हमने बटन टॉप पे रखी उसमें सेल्स हाई हुई कि लो हुई। इससे क्या होगा, एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन सा वर्जन काम कर रहा है ताकि ज्यादा सेल्स हो पाए। अब आपको क्यों स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहिए? देखिए, फ्रॉम व्हाट टू वाई, फ्रॉम व्हाट टू वाई, डेटा ये कहता है कि सेल ड्रॉप हुई, और ठीक है, डेटा फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि सेल्स जो है वो ड्रॉप हुई, बट स्टेट्स आपको बताएगा कि क्यों हुई। इसलिए आपको सीखना ज़रूरी है। एंड इंटरव्यू में भैया ये चीज़ काफ़ी गहरे तरीके से टेस्ट करी जाती है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन के बेसिक्स पता है और एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, दिखोगे अलग ही। जैसे गूगल का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली कैंडिडेट्स को वहाँ पे डेटा को बिजनेस टर्म्स में एक्सप्लेन करना था कि बेसिकली एक कंपनी ने अगर ऐड चलाई तो उसकी सेल्स डाउन क्यों हुई, राइट, वो चीज़ें बतानी पड़ी। तो होता क्या है, जब स्टैटिस्टिक्स की बारी आती है ना, स्टैट्स को सीखने की, तो लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलाज रटने लग जाते हैं कि चलो फटाफट फॉर्मूलाज सीख लो। फॉर्मूलाज पे टाइम नहीं देना है, मतलब फॉर्मूलाज सीखने, बट डोंट जस्ट लर्न फॉर्मूलाज, ये भी सीखो कि कैसे आप नंबर्स को एक आसान भाषा में एक्सप्लेन कर पाओगे जिससे इंटरव्यूअर भैया जिससे इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। अगर मैं आपको फॉर्मूला सीख के कुछ ऐसे अलग ही चीज़ें बोलूँ, अब भाई जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसको तो नहीं मालूम ना इतने हाई लेवल की मैथ्स। तो बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं सीखने हैं, बल्कि नंबर्स को कैसे आसान भाषा में एक्सप्लेन करना है वो भी सीखना है। तो देखो, जैसे अभी तक जितने भी मैंने फ्रेशर्स ट्रेन करें, तो देखो जैसे अभी तक हमने कोडिंग वाइज में जितने भी फ्रेशर्स हो गए, राइट, जितने भी नॉन आईटी वाले बंदे हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, जितने को भी हमने अभी तक ट्रेन करा है, अब ये लोग हमारे पास आते थे कि भैया हम कॉन्टिन्यूसली इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। तो एनालिसिस के बाद ये पता चला कि किसी ने सिर्फ सीक्वल सीख रखा है, किसी ने सिर्फ पाइथन सीख रखा है, किसी ने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स सीख रखा है, किसी ने कुछ सीख रखा है। इन सारी चीज़ों को किसी ने कभी नहीं सीखा। मतलब पूरी जो मैंने आपको 5 स्किल्स बताई, ये 5 की 5 किसी में नहीं थी। किसी ने 3 सीखी थी, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 4, किसी ने तो कुछ भी नहीं सीखा था, राइट। तो जो ये सारी स्किल्स समझते हैं कि क्यों मैटर करते हैं, तो ऐसे लोग जो ये सारी स्किल्स की अहमियत समझते हैं, प्रैक्टिकली इनसे प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं, वो हाइपिंग जॉब ऑफर्स MNCs में पक्का क्रैक करते ही करते हैं। मैंने देखा है फ्रेशर्स को 4 LPA से 10 से 12 LPA तक जाते तक, वो भी सिर्फ 1 साल, क्योंकि वो ये पूरी 5 की जो 5 स्किल्स हैं इनको प्रॉपरली, क्योंकि उन्होंने इन 5 स्किल्स को प्रॉपरली मास्टर किया हुआ था। तो अगली स्टेप क्या है, अगर इन 5 स्किल्स में से आपको कुछ स्किल्स आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई स्किल नहीं आती है तो गो टू माय चैनल जिस पे आप लेक्चर देख रहे हैं, एंड वो पूरी
लेक्चर्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये पांचों स्किल आती हैं या नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट फेज में। थैंक यू। सो वेलकम टू द फेज 2 ऑफ दिस प्लेसमेंट सीरीज, जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कंपनी पूछेगी इन योर टेक्निकल इंटरव्यू और कौन से फ्रेमवर्क का हमें यूज करना है टू आंसर देम। अब अगर आप ये सोचते हो कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो और कंपनी आपसे बोलेगी कि कितना पैकेज लोगे, हाउ डिसाइड कर लेते हैं, तो भाई वो सिर्फ मूवीज़ में होता है। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल ज़िंदगी में मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो अभी जो हमारा फोकस है वो है टेक्निकल राउंड्स पे। आने वाले फेज पे मैं आपको अदर राउंड्स के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये जो टेक्निकल राउंड्स होता है ये काफ़ी क्रूशियल राउंड होता है, राइट? इट इज़ अ मोस्ट क्रूशियल राउंड। यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि आपको आगे कंपनी से ऑफर आएगा या नहीं आएगा। अब देखो होता क्या है ना, एज अ बिगनर हम में से बहुत से लोगों को, इवन मैं जब एज अ बिगनर था, मुझे नहीं पता था कि कंपनी किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, किस एंगल से टेस्ट करती है, हमें कैसे आंसर करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे कोई फ्रेमवर्क भी नहीं पता था कि अगर कंपनी ने कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछी तो उसको कैसे आंसर करूंगा, नहीं आता है तो कैसे टैकल करूंगा। एंड टेक्निकल राउंड्स पे ही 99% लोगों की कहानी अटकती है। कमेंट्स में मैं बहुत पढ़ता हूँ कि भैया मैं टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं कर पाता, समझ नहीं आता कैसे क्लियर करना है। तो इस फेज में हम बात करेंगे इन 5 तरीकों की, ठीक है? ये 5 तरीके के क्वेश्चन कंपनी आपसे पूछती हैं। कोई भी कंपनी में आप चले जाओ, इन्हीं 5 क्वेश्चन के अलावा छठे कोई कैटेगरी आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही रेयर ऐसा कोई चांस होगा कि मिल जाए, बट 90% जो क्वेश्चंस कवर होते हैं वो इन्हीं 5 कैटेगरी में से निकल के आते हैं। एक एक करके समझते हैं। तो देखो, जिसमें से जो सबसे पहली कैटेगरी आती है विच इज प्रॉब्लम टू टेक क्वेश्चंस। मतलब आसान शब्दों में मैं कहूँ तो कंपनी आपको बोलेगी कि फाइंड कस्टमर्स, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, who ordered more than once last month। ठीक है, ये भाई कंपनी आपसे पूछ सकती है। अब एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले ना, जरूरी नहीं कि आप सीधा कुछ क्वेरी वगैरह लिखने बैठ जाओ, पाइथन में कोड वगैरह करने बैठ जाओ। कंपनी ये चाहती है कि आप ये जो क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट कीजिए या तो एसक्यूएल में या तो पाइथन में। क्वेश्चन से कन्वर्ट करने का मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हो। अब देखो, हम यहाँ पे हर मेथड के पीछे एक साइकोलॉजी समझेंगे कि कंपनी भैया ये क्वेश्चन पूछती क्यों है। ठीक है, कंपनीज क्यों पूछती हैं ये क्वेश्चन, ये भी अपन समझेंगे। देखो, क्योंकि एक बार अगर आप हायर हो गए तो जो आपका डेली जॉब रहेगा, ठीक है, जो डेली की जॉब रहेगी वो आपकी इसी के बेसिस पे रहेगी। मतलब आप जो बिजनेस के क्वेश्चन है उसको टेक्निकल क्वेरी में कन्वर्ट करोगे। क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी बिजनेस की क्वेरी आएगी इंग्लिश में, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे आएगी फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड मोर देन लास्ट मंथ। अब हमारा काम रहेगा कि हम इसको क्वेरी में कन्वर्ट करें। अब देखो, अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे मैं एक आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो यूज करना है, विच इज UBW फ्रेमवर्क। ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। नोट्स बना सकते हो या फिर मैं नोट्स वैसे डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, बट बेटर है कि आप पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बनाओ। देखो, यहाँ पे UBW फ्रेमवर्क हमें यूज करना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि कोई एक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड मोर देन लास्ट मंथ, और फिर आपसे यहाँ पे उसको क्वेरी में कन्वर्ट करने बोला जाए, तो सबसे पहले हम यू स्टैंड करता है अंडरस्टैंड द गोल। मतलब गोल समझो सबसे पहले कि बिजनेस का गोल क्या है, वो एक्चुअल में पूछ क्या रहे हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो कस्टमर, मतलब जो कंपनी है, वो क्या जानना चाह रही है हमें कि भाई मुझे आप रिपीटिंग कस्टमर्स निकाल के दीजिए कि फाइंड कस्टमर हु ऑर्डर्ड मोर देन वंस लास्ट मंथ। मतलब एक से ज्यादा बार, आखिरी बार किसने ऑर्डर करा, मतलब रिपीटिंग कस्टमर जो है भैया कंपनी हमसे जानना चाह रही है। ठीक है, अब गोल आप समझ गए। उसके बाद में B स्टैंड्स फॉर ब्रेक, यानी कि जो भी लॉजिक आप बना रहे हो, जो भी स्टेप्स आपकी रहेंगी उसको तोड़ दो। ठीक है, जो भी लॉजिक स्टेप रहेंगी उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो। देन B स्टैंड्स फॉर ब्रेक इनटू लॉजिक स्टेप्स, ब्रेक इनटू लॉजिक स्टेप्स। अब जो भी आप क्वेरी लिखने वाले उसको लॉजिकली तोड़ दो। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑर्डर काउंट करेंगे कि एक कस्टमर ने कितने बार ऑर्डर करा है। उसके बाद में मैं फिल्टर करूंगा कि भाई जिसने भी एक से ज़्यादा बार करा है, ये लगा दी, इसको कर लो। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, लिमिट लगा दूंगा कि भाई मुझे सिर्फ लास्ट मंथ के ऊपर ही ये फिल्ट्रेशन लगानी है।
अब देखो, जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी, सबसे पहले हमने बिजनेस गोल समझ लिया, जो भी हमारा लॉजिक था, स्टेप था, उनको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। जैसे कि सबसे पहले ऑर्डर काउंट कर लो, फिल्टर कर लो 1 से ज़्यादा बार जिसने किया है, और सर्च को लिमिट कर दो कि सिर्फ लास्ट मंथ के लिए चाहिए। उसके बाद में W स्टैंड्स फॉर राइट, मतलब अब आपको जो अपनी क्वेरी है वो लिखना है, यानी कि जो भी आपने लॉजिक बनाया है आप इसको या तो SQL में कन्वर्ट कर दो या पाइथन में। अब ये 2 स्टेप करने के बाद आप जब इस कोड को कन्वर्ट करने जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है, इंटरव्यू में आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिन लोगों ने दिया है या फिर जिन लोगों ने नहीं दिया है सुना होगा कि वो लोग ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कंपनी देती है तो वो नहीं लिख पाते, राइट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आपको अब नहीं होगी। इसको बोलते हैं बिजनेस टू बेसिकली टेक्स्ट टेक वाले क्वेश्चंस, लॉजिक लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो अमेजोन पे मैं आपको बताता हूँ जो अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, हाँ, जो हमने हमारे एकेडमी से लोगों के कराए, अमेजोन कंपनी का स्पेशल बता रहा हूँ मैं, जो 80% इंटरव्यू में होता है वो उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कोई भी एक आपको बिजनेस क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको कोई भी क्वेरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये पाया कि यार अमेजोन कंपनी पे ना ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर अमेजोन कंपनी आप टारगेट कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, तो इन क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड रही बात हमारे स्टूडेंट्स की, जितने भी हमने इंटरव्यूज़ वगैरह कराए हैं, हम तो सभी स्टूडेंट्स को यही प्रोसेस बताते हैं कि भाई अगर खास करके अगर आप अमेजोन कंपनी टारगेट कर रहे हो तो डायरेक्टली क्वेरी लिखने मत पहुंच जाना, ठीक है, बिना स्टेप्स को ब्रेक डाउन करे, राइट। ये डायरेक्टली क्वेरी लिखने मत पहुंच जाना। वो लोग, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो लोग अपनी थॉट प्रोसेस को बोल के सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, अब मैं कह रहा हूँ कि ओके सर, योर क्वेश्चन इज फाइंड कस्टमर हु ऑर्डर्ड मोर देन ऑन्स लास्ट मंथ, इट मीन्स वी वांटेड टू हैव अ लिस्ट ऑफ रिपीटिंग कस्टमर्स। ये अपन ने बिजनेस गोल बोल के बता दिया। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, जो हम अपनी स्टेप्स डिवाइड करिए हम उसको बोल के बताएंगे कि सर फर्स्ट आई विल काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दैट कस्टमर डिड, देन आई विल फिल्टर टू, देन आई विल अप्लाई अ कंडीशन ऑफ फिल्टर इज ग्रेटर देन 1। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कौन से कस्टमर ने एक से ज़्यादा बार ऑर्डर करा है। उसके बाद में हम इसको लिमिट कर देंगे टू ओनली लास्ट मंथ। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे भैया क्वेरी लिख सकते हो जो भी आपकी निकलेगी। जब ये बोल के आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे तो डेफिनेटली आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन सेट एक हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जाता है रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियो क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आसान शब्दों में कि आपको एक बिजनेस सिचुएशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ। तो जो दूसरी कैटेगरी है अपनी, दूसरी कैटेगरी, ठीक है, सेकंड कैटेगरी अपन ने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड कैटेगरी बेसिकली यहाँ पे आपसे बिजनेस एक सिचुएशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, आप इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे नेटफ्लिक्स के एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आया था, हमारे स्टूडेंट से पूछा गया था कि भाई नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स के जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो इंडिया में 10% ड्रॉप हो गए, ठीक है, 10% ड्रॉप हो गए। अब आप बताओ इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट। अब ये कंपनीज ऐसे क्वेश्चन पूछती क्यों है, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाई। अब क्योंकि देखो असल जिंदगी में बहुत ही कम ऐसा होगा कि कोई एक ही क्लीन आंसर आपको मिलेगा। अगर कोई एक क्वेश्चन है तो उसके मल्टीपल तरीके से आंसर निकल सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो कंपनी ये देखना चाहती है कि भाई आप जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कैसे करोगे, आपका अप्रोच क्या रहेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको आईसीई फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है। आईसीई फ्रेमवर्क का मतलब होता है इशू, आई स्टैंड्स फॉर इशू, सी स्टैंड्स फॉर कॉज और ई स्टैंड्स फॉर एविडेंस। ये फॉर्मूले याद कर लो, रट लो, ठीक है। इशू, सबसे पहले हम इशू को इटरेट करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को रीस्टेट करेंगे कि अच्छा इंडिया में 10% जो है सब्सक्रिप्शन भैया गिर गए। उसके बाद में हम बात करेंगे कॉज, ठीक है, यानी कि हम जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उनके ऊपर थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे। हो सकता है कि यार कुछ पढ़ाई का सीजन आ गया हो इसलिए सब्सक्रिप्शन घट गए, कि भाई किसी का बेसिकली एग्जाम आ रहा हो, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादातर हो सकते हैं,
तो एग्ज़ाम का सीज़न आ गया इसलिए लोगों ने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया। या फिर हो सकता है कि भाई जैसे नेटफ्लिक्स के जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, प्राइम वीडियो हो गया, जियो हॉटस्टार वगैरह हो गया, इन लोगों ने कोई बहुत बढ़िया ऑफर दे दिया। या फिर हो सकता है कि भाई इन लोगों ने अपने प्राइस कम कर दिए, या फिर नेटफ्लिक्स ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। या फिर हो सकता है कि ज़्यादा मूवीज़ अच्छी भाई अदर प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हो। तो एक परफेक्ट आंसर कभी नहीं होगा इस चीज़ का। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी आप एकदम ठोस आंसर दे दो कि व्हाट इज योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली वहां पे आपको इशू सबसे पहले आप बोल दो, उसके बाद में आप कॉज यानी कि मल्टीपल मिनिमम 3 से 4 रीजन आपको बताने कि ऐसा क्यों हो सकता है। उसके बाद में ई स्टैंड्स फॉर एविडेंस, मतलब क्या डेटा आप चेक करोगे कि ये बात है कितनी सच है कितनी गलत है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि प्राइम वीडियो है, ठीक है, प्राइम वीडियो ने भैया बेस्ट मूवीज जो है यहाँ पे देने लग गया, बेस्ट मूवीज देने लग गया। नेटफ्लिक्स में बेस्ट मूवीज नहीं आ रही थी, ये आपको एक पॉसिबल रीजन लगता है। तो आपने बोला कि सर प्राइम वीडियो जो है बेस्ट मूवीज दे रहा है और नेटफ्लिक्स में नहीं आ रही, इसीलिए अपना सब्सक्रिप्शन 10% गिर गया। तो अब ये चीज को आप वैलिडेट कैसे करोगे भाई? तो इसके लिए आप क्या बोलोगे कि सर मैं प्राइम वीडियो की लास्ट 365 डेज यानी कि 1 ईयर की एक डेटा लेता हूँ और डेटा में देखता हूँ कि उन्होंने कितनी मूवीज जो है नई वाली अपलोड करी हैं, उनकी रेटिंग्स लोग क्या दे रहे हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स चेक करके मैं बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में ये रीजन है या नहीं। अगर सब कुछ नॉर्मल लगता है यानी कि रेटिंग्स भी नॉर्मल है, अपलोड्स भी नॉर्मल है, इसका मतलब कि रीजन कुछ और है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो एविडेंस आप लेके आ रहे हो वो सही ही होना चाहिए। कंपनी विल ओनली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस आप क्या फॉलो कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आपको ये जो रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें आईसीई फ्रेमवर्क का यूज करना है और आंसर देना है। जैसे मेटा में मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरव्यू में हम बैठे थे तो एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई। तो बेसिकली तो ये क्वेश्चन मतलब मेटा में ही आया था। तो भाई वो बंदे ने बोला कि मतलब एक अलग ही आंसर दिया उसने कि सर मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि जो ड्रॉप आया है वो कौन से एज ग्रुप में आया है, ठीक है, ये सारी एज ग्रुप में आया है या फिर सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने जो है सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया है। अब भाई यहाँ से जरूरी नहीं है कि सारी एज में आया हो या सिर्फ स्टूडेंट ने किया हो। ये स्मॉल डिटेलिंग जो थी अबाउट बिजनेस उसको हायर करवा गई मेटा कंपनी में, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड आंसर होते हैं। आप एज अ डेटा एनालिस्ट अगर हायर हो रहे हो तो यू कैन नॉट जस्ट से कि हाँ मैं टेक्निकल टूल्स में अच्छा हूं तो मैं हायर हो जाऊंगा। बिजनेस प्रॉब्लम्स भी आपको समझनी पड़ेंगी, राइट। उसके बाद में तीसरे तरीके की जो कैटेगरी भैया यहाँ पे है विच इज केस स्टडी यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तीसरे नंबर की कैटेगरी बना लेते हैं कि केस स्टडी और ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब कि वो आपको एक बहुत बड़ा डेटा सेट दे देंगे या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि व्हाट इनसाइट्स यू जनरेट फ्रॉम दिस, बताओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि स्विगी कंपनी में आप बैठे हो, ठीक है, 1 मिलियन स्विगी ऑर्डर्स का डेटा भाई आपके पास है। अब सीईओ आपके पास आया और उसने बोला कि भाई मुझे इनसाइट्स दो, ठीक है, मुझे इनसाइट्स बताओ क्या चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब इस तरीके के, मतलब कि इस तरीके के। तो जब तीसरी कैटेगरी में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको एक फ्रेमवर्क यूज करना है विच इज MECE। M स्टैंड्स फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डोंट वरी मैं समझाऊंगा। एंड CE स्टैंड्स फॉर कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव। अब ये फॉर्मूलाज कोई मैंने ईजाद नहीं करे, जस्ट 3 या 4 इंटरव्यूज बच्चों के कराए, खुद भी दिए हैं, तो वहां से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मतलब कि आपको इसको 3 स्टेप्स में जो है सॉल्व करना है। सबसे पहला, ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू बकेट्स। मतलब ये क्या होता है भैया, जैसे मान लेते हैं कि अब आपके पास एक्चुअल में बहुत बड़ा डेटा है, तो बहुत बड़े डेटा में बहुत सारे कॉलम्स भी होंगे, बहुत सारी कैटेगरीज भी होंगी। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबको बकेट्स में तोड़ लेना है। जैसे कि अगर हम इसको बकेट्स में तोड़ेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, कस्टमर्स का निकल के आ जाएगा, एक रेस्टोरेंट निकल के आ जाएगा, सिटीज निकल के आ जाएगा कि कौन सी सिटीज से आ रहा है, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। मतलब बहुत बड़ा डेटा सेट होगा। तो हमें शुरुआती दौर में कोई इंसाइट देने नहीं पहुंचाना है, सबसे पहले हमें इसको तोड़ देना है बकेट्स में। सेकंड स्टेप हमारी यहाँ पे होती है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि उसको बकेट्स में तोड़ दो।
सेकेंड स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जो आपको फॉलो करनी है इज पिक। क्या पिक करना है? टॉप प्रायोरिटीज पिक करना है। टॉप प्रायोरिटीज पिक करना है। टॉप प्रायोरिटीज जैसे कि मैं सबसे पहले टॉप रेस्टोरेंट एंड रिपीटेड कस्टमर को एनालाइज करूंगा। ठीक है, टॉप रेस्टोरेंट एंड रिपीट कस्टमर्स मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा रेस्टोरेंट जो है बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, एंड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है मतलब कस्टमर्स भी रिपीट हो रहे होंगे। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे उनको बिना ओवरलैप करे मैं कवर कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं कुछ 3-4 इंसाइट्स जनरेट कर सकता हूँ। अब देखो आप इंटरव्यू में बैठे हो, यहाँ पे आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कि टॉप रेस्टोरेंट विद रिपीटेड कस्टमर्स, कौन से रेस्टोरेंट की भैया खराब रेटिंग आ रही है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए। मल्टीपल ऐसे 3-4 बिजनेस प्रॉब्लम आप देखोगे और फिर एंडिंग में उसको कवर कर दोगे। जैसे कि क्या हुआ कि एक 80-20 प्रिंसिपल भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक इंटरव्यू था एक कंपनी में, तो भैया एक फ्रेशर ने बोला कि मैं सबसे पहले टॉप 20% कस्टमर को जो है एनालाइज करूंगा जो कि 80% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मतलब मैं ऐसे 20% कस्टमर निकालूंगा जो 80% रेवेन्यू हमें लाके दे रहे हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली 80-20 परेटो प्रिंसिपल होता है, परेटो 80-20 प्रिंसिपल। अब इससे हायरिंग मैनेजर इंप्रेस हो गया और वो बोला कि वाह जी आपको तो बहुत बढ़िया नॉलेज है, हम आपको हायर कर लेंगे। अब ऐसा बिगनर आपको लेफ्ट आउट फील होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता है, मैं कैसे सीखूंगा या सीखूंगी, कैसे जॉब लगेगी। तो कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, बट अगर इसको और इन डिटेल सीखना तब हमारे प्लेसमेंट प्रोग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पे तो हम इन डिटेल ट्रेनिंग कराते हैं। चौथे नंबर की कैटेगरी है लॉजिक और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये वाली कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मतलब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी पजल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी टूल रिलेटेड बात नहीं होगी, बट बात ये होगी कि हाउ यू एक्चुअली थिंक, आप सोचते कैसे हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी ने आपसे बोला कि कॉइन टॉसेस 10 टाइम्स, 10 बार भैया कॉइन को उछाला गया, हेड्स इन अ रो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट टॉस। मतलब आप ये देखो कि कॉइन को टॉस किया 10 बार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी टूल वगैरह का यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको लॉजिकली टेस्ट करा जाएगा कि भाई आप लॉजिकली कितने तगड़े हो। सिर्फ फॉर्मूलाज मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क यूज करना है विच इज SPL फॉर्मूला। देखो सबसे पहला होता है सिंप्लीफाई। ठीक है, सबसे पहला स्टैंड करता है हमारा सिंप्लीफाई, उसके बाद में आता है पैटर्न। ठीक है, उसके बाद में आता है लॉजिक। अभी एक एक करके मैं समझाता हूँ किसका मतलब क्या होता है। सिंप्लीफाई मतलब कि प्रॉब्लम को पहले बेसिक्स में ही रिड्यूस कर दो, तोड़ दो। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार के में सॉल्व करते नहीं बनना है। अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, एक ही बार के में सॉल्व नहीं करना है, आप इसको सबसे पहले छोटी छोटी चीजों में तोड़ दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ऑलवेज 50%। ठीक है, आप प्रॉब्लम को बेसिक्स पे रिड्यूस कर दो। जैसे कि लिखा है कि 10 टाइम उसको किया, हेड्स आया भैया एक सिंगल रो में, मतलब 50% चांसेस तो हो सकते हैं। उसके बाद में आपको एक पैटर्न एनालाइज करना है, क्या पास्ट फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है, यस और नो। जैसे यहाँ पे तो कॉइन टॉस जो वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, राइट। तो ये पैटर्न आपको फाइंड करना है। लॉजिक, अब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो कंपनी फेमस है भाई मतलब कैंडिडेट रिजेक्ट करने में। तो अब आप लोगों को पता है अगर मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी कंपनी की हम भैया बात कर रहे हैं। तो वो कंपनी में कैसा होता है कि एक फेमस इंटरव्यू था वहाँ पे, फेमस मतलब कि एक हमारे स्टूडेंट का था, उसको वहाँ पे फेल कर दिए क्योंकि वहाँ पे उससे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, लॉजिक बेस्ड, और उसने कुछ फॉर्मूला वगैरह लिख के उसका आंसर निकाल के बता दिया। तो भाई हमने तो पहले ही कहा था कि वहाँ पे आपके फॉर्मूला टेस्ट नहीं हो रहे, वहाँ पे आप सोचते कैसे हो वो बेसिकली लॉजिक करता है। तो बेसिकली आप सोचते कैसे हो वो मैटर करता है। तो देखो पुराने जो टॉस है वो मैटर नहीं करते, क्योंकि हर टॉस जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि 50% भैया चांसेस यहाँ पे है। तो ये 4 कैटेगरी हो गई। 5वीं कैटेगरी आती है कम्युनिकेशन, ठीक है,
एंड स्टोरी टेलिंग क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग क्वेश्चंस। अब आसान शब्दों में मैं कहूँ तो कंपनी आपको बोलेगी कि भाई ये रहा डेटा, इसको अब आपको एक नॉन टेक्निकल बंदे को समझाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे स्टार फ्रेमवर्क। अभी स्टार फ्रेमवर्क होता क्या, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल आएगा कि भैया जो सेल्स हैं वो हमारी ड्रॉप हो गई बाय 15%, ठीक है, 15% हमारी जो है इन Q2 सेल्स ड्रॉप हो गई। अब आप बताओ, हमारे सीटीओ को एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हुआ। अब भाई आप कोई बाबा तो हो नहीं जो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के बता दोगे कि हाँ ऐसा इसलिए हुआ। अब देखो यहाँ पे सीटीओ नहीं, सॉरी सीईओ। अब सीईओ को तो नहीं आता भाई कि पावर बीआई टूल वगैरह कुछ होता है, उसको तो सिर्फ सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि भाई बताओ ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे आपको यूज करना है स्टार फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि देखो डेटा एनालिस्ट जो है एकदम कचरे के डिब्बे समान है। अगर वो अपने मैनेजर को या किसी और को अपना काम समझा नहीं पा रहा है, मैंने अपने करियर में बहुत से लोगों को देखे हैं जो सिर्फ टूल्स के ही पीछे पड़े रहते हैं। कम्युनिकेट करना, समझाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है। तो स्टार फ्रेमवर्क का यूज करना है, जिसमें से स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन। मतलब कि सिचुएशन क्या है भाई, सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि सेल्स जो है वो ड्रॉप हो गई 15% से। उसके बाद में टास्क, मतलब हमें करना क्या है, हमें समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई, ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद में ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, मतलब कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो देखो बेसिकली हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं बाय सिटी, ठीक है, बाय प्रोडक्ट और बाय प्राइस चेंज। मतलब ये तीनों चीज हम चेक करेंगे कि कौन सी सिटी में भैया हमारी सेल ड्रॉप हुई, कौन से प्रोडक्ट नहीं बिके, वो प्रोडक्ट में क्या हमने कोई प्राइस बढ़ाया था या प्राइस कम करा था, और फिर आपको आर निकल के आएगा, यानी कि रिजल्ट। अब हो सकता है कि भाई ये निकल के आएगी सेल्स इसलिए ड्रॉप हुई क्योंकि वो टीयर 2 सिटीज थी, ठीक है, मतलब टीयर 2 सिटी थी और यहाँ पे हमने प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, इससे लोगों ने खरीदा ही नहीं। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि हम भैया अपने ओल्ड प्राइस में प्रोडक्ट्स को बेचें, राइट। या फिर ये हो सकता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, जो हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए बिक नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार सिचुएशन का यूज करके आपको ये कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे कि बेसिकली क्या हुआ था, एप्पल कंपनी का एक इंटरव्यू था, उसका किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक फ्रेशर को बोला गया कि आपको डेटा को एक्सप्लेन करना है इंस्टेड ऑफ नंबर्स बट यूजिंग अ स्टोरी, मतलब एक कहानी के जरिए आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसने बताया कि भाई मान लेते हैं आप एक शॉप चलाते हो, अब आपके जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उन्होंने आना बंद कर दिया जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया। सेम आपके टीयर 2 यूजर्स के साथ भी हुआ। तो उस बंदे ने आंसर कैसे दिया इसी क्वेश्चन को लेते हुए कि देखिए सर, बोलना मान लेते हैं कि आप एक शॉप चलाते हो, अब पहले सेल्स हमारी आ रही थी, पहले 15% ड्रॉप नहीं थी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो सेम था। अब हमने कोई उसमें फीचर नहीं बढ़ाया, हमने कोई नई चीज उसमें ऐड नहीं करी और हमने एकदम से उसका प्राइस बढ़ा दिया। तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स आ रहे थे वो उन्होंने आना बंद कर दिया क्योंकि प्राइस बढ़ गया, लेकिन सर उसमें प्रोडक्ट में फीचर्स वगैरह कुछ हमने लाया ही नहीं। तो यहाँ पे आपने एक ऐसा स्टोरी इस प्रॉब्लम को समझाया, राइट, ना कि नंबर्स पे बात करी, क्योंकि नंबर्स पे बात करना थोड़ा बोर कर देता है। तो समरी में आपको बता देता हूँ जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो जैसे कि अगर आपसे यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, जैसे सबसे पहली कैटेगरी है लॉजिक टू अप्लाई टेक्स्ट स्किल्स, मतलब यहाँ पे आपको बिजनेस को समझना है, लॉजिक को तोड़ना है, फिर क्वेरी लिखनी है। उसके बाद में बिजनेस सिनेरियो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आपको MECE यानी कि स्ट्रक्चर्ड बकेट्स में तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन सेकंड कैटेगरी रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियोस क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको इशू देन कॉज देन एविडेंस वाला फ्रेमवर्क यूज करना है। देन केस स्टडी रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे MECE आपको यूज करना है। देन लॉजिक पजल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको SPL यानी कि सिंप्लीफाई पैटर्न लॉजिक फॉर्मूला यूज करना है। एंड स्टोरी टेलिंग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पे आपको स्टार फ्रेमवर्क यूज करना है, यानी कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इस फेज के बाद हम जो नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे वहां पे आपको जितनी भी टेक्निकल स्किल्स जरूरी होती हैं, ठीक है, जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स जरूरी होती हैं टू क्रैक इंटरव्यू, नेक्स्ट लेवल इंटरव्यूज, तो उसके पूरे क्वेश्चन सेट मैं आपको दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है, खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। मतलब जैसे पाइथन के मैं इंटरव्यू क्वेश्चन आपको दूंगा, सीक्वल के दूंगा, मैं आपको पावर BI के दूंगा,
मैं आपको टैब्ल्यू के दूंगा, मैं आपको एक्सेल, एडवांस एक्सेल के क्वेश्चन दूंगा। जितनी भी स्किल्स ज़रूरी लगती हैं एज अ डेटा एनालिस्ट और जितनी भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, ये सारे क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करने हैं, और जो फ्रेमवर्क मैंने अभी आपको बताए इन्हीं को अप्लाई करके आपको आंसर देना है और ये प्रैक्टिस करना है। देखो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चंद दिनों में आप ये पूरे फ्रेमवर्क मास्टर कर लोगे। इवन मैं खुद आज भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार कि कब क्या करना है, बट ये है कि बेटर है कि आप प्रैक्टिस करो, पूरे फ्रेमवर्क खुद को मॉनिटर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको इन क्वेश्चंस का सेट दूंगा और कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। थैंक यू। आगे के फेज में बढ़ने से पहले कि इंटरव्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं भाई, ये हवा में नहीं निकाले हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है बाकी रिक्रूटर से बात करके, रिसर्च करके, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद इनको हमने समराइज़ करा है यहाँ पे। तो जिसमें से सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन सेट मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन सेट तो आपको कंप्लीट जो डेटा एनालिस्ट के टेक्निकल राउंड्स में पूछे जाते हैं सभी के मिल जाएंगे। पाइथन के मिल जाएंगे, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीवन, प्लॉटली, सब के मिल जाएंगे। सीक्वल के मिल जाएंगे, एक्सेल के मिल जाएंगे, पावर BI, टैब्लू के मिल जाएंगे, एंड HR और जो पर्सनल राउंड्स में इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर डेटा एनालिस्ट वो भी मिल जाएंगे। एक एक करके मैं आपको गो थ्रू कर देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं और कैसे आपको इसको एक्सेस करना है। देखिए एक्सेस करने के लिए वेरी सिंपल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी रिसोर्स की, जहाँ पे जाके आप इस क्वेश्चन सेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब ज़रूरी ये है कि आप लोगों को एक्सेस करने से पहले यार इस वीडियो को एटलीस्ट 4 से 5 लोगों को शेयर करना पड़ेगा कि भाई आप लोग भी देखो, पढ़ो, इंटरव्यू क्लियर करो। वाई? क्योंकि यार देखो आधे से ज़्यादा लोग ना, मैंने जैसे पहले कहा था, दे डोंट फेल जस्ट बिकॉज उनके पास नॉलेज नहीं है, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू डिलीवर द वर्ड्स, हाउ टू कम्युनिकेट विथ अ रिक्रूटर। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे लगे। समझा देता हूँ सबसे पहले। देखो यहाँ पे जैसे 100 पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन के सेट है। अब ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं थोप दिए हमने आपके ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेक्शन मिल जाएंगे कि किस किस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला सेक्शन कह रहा है कि बेसिक यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे डेटा टाइप, वेरिएबल, ऑपरेटर से संबंधित। उसके बाद आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे व्हाट आर पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ चुनिंदा कंपनीज के भी नाम लिखे हैं कि किन कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे गूगल और इन्फोसिस। वैसे बहुत सी कंपनीज में पूछा जाता है, बट हमने कुछ ही कंपनी के नाम लिखे हैं। उसके बाद में डिफ़िकल्टी लेवल की क्वेश्चन ईजी है, मीडियम है, हार्ड है, 3 लेवल पे हमने इसको डिवाइड करा है। तो अभी हम बेसिक सेक्शन पे हैं तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ईजी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टाइप भी हमने यहाँ पे लिखा है कि थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल है, कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में बताइए, तो हो सकता है कि आप थ्योरी आंसर कर दो, या फिर हो सकता है कि आपसे लिख के बता दो कि ये है, राइट। तो एग्जैक्टली में वो क्वेश्चन का टाइप क्या है वो समझने के लिए वो आपको पहले समझना पड़ेगा आंसर देने के पहले। तो यहाँ पे हमने उसका टाइप भी लिखा हुआ है, एंड फ्रीक्वेंसी भी हमने लिखी है कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। अब इसमें लिखा है मोस्ट फ्रीक्वेंट, मतलब ये ज़्यादा टाइम पूछा जाता है, तो आपको प्रैक्टिस भी उस हिसाब से करनी है। उसके बाद में आपको ऐसे आगे जाओगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे लूप्स और कंडीशनल्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे आप जाओगे फंक्शंस के मिल जाएंगे, आगे आप जाओगे ऊप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको मेमोरी परफॉर्मेंस के मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे एडवांस पाइथन फीचर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे जनरेटरेशंस वर्सेस लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ये बार माइक्रोसॉफ्ट TCS में पूछा गया है, मीडियम लेवल की डिफिकल्टी है। अब यहाँ पे लिखा है बोथ, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है भैया ये, एंड ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग कलेक्शन कंप्लीट सेट मिल जाएगा। अगर ये 100 क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर कर लिया है, मतलब आप पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर करे हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, सीवन और प्लॉटली, अब ये 4 लाइब्रेरीज हैं जो अच्छे डेटा एनालिस्ट अगर आप बन रहे हो, इनसे रिलेटेड भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सिर्फ पावर BI, एक्सेल या SQL सीख के आप एक डेटा एनालिस्ट नहीं बन जाते। आपको एडवांस पाइथन की लाइब्रेरीज और क्लाउड प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। और अगर अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि इफ़ यू वांटेड कि हम आपकी हेल्प करें टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और आपकी जॉब भी लगवाएं, दैट टू विद गारंटी, तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं
और मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम पे आ सकते हैं। ये डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम जो बनाया गया है आप ही जैसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना है एंड एक अच्छी जॉब क्रैक करनी है। ठीक है, पेज की मतलब प्रोग्राम की पूरी जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। अप्लाई कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको चारों लाइब्रेरीज़ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी को प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस करे इंटरव्यू देने मत जाना। ये वही बात हो जाएगी कि भाई वीडियो देख के सीख लिया गाड़ी स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, और बिना एक्चुअल में प्रैक्टिस करे सीधा गाड़ी चलाने पहुंच गए तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको एसक्यूएल के क्वेश्चन सेट भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो शायद ही आपको कोई बताएगा। सीक्वल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना वो दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से और एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। दोनों पर्सपेक्टिव के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से जैसे आपको आ जाएगा कि भाई आपको एक डेटाबेस दे दिया जाएगा और उसमें बोलेंगे कि ये क्वेरी चला के दिखाओ। ठीक है, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो हो गया। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कैसे आ जाएगा, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ये आपको आंसर करना पड़ेगा। राइट, तो एसक्यूएल बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू 40% का जो स्टेक होता है, कवर होता है, वो सीक्वल रिलेटेड क्वेश्चन का ही होता है। तो आपके राउंड्स निकले इसलिए हमने इसको बारीकी से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एडवांस एक्सेल का भी भैया यहाँ पे हमने क्वेश्चन सेट बना रखा है काफ़ी अच्छे से, एकदम कंपनीज डिफ़िकल्टी टाइप फ्रीक्वेंसी सब चीज़ यहाँ पे हमने दे रखी है। पावर बीआई टैब्ल्यू के क्वेश्चन सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पावर बीआई के 55, टैब्ल्यू के 55, सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है, टाइम लगेगा। और नॉट ओनली टेक्निकल पार्ट, हमने पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फॉर डेटा एनालिस्ट वो भी कवर करे हैं। जैसे कि एक मोस्ट कॉमन होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर ये कि डू यू प्लान टू स्विच टू डेटा साइंस और एआई इन द फ्यूचर। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं पूछे जाते, इनके पीछे कंपनी को आपका विजन, आपका माइंडसेट, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी ग्रोथ माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए कंपनी पूछती है। तो इन सभी का भाई स्ट्रेटेजिकली आंसर दो। अब बिगनर्स क्या करेंगे, बहुत से लोग जिन लोगों को नहीं पता है, गलती सबसे होती है, वो सारे क्वेश्चंस को याद करने बैठ जाएंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने ये टेक्नोलॉजीज़ अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़ी है मतलब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बहुत सारे असाइनमेंट्स करे हैं, क्वेश्चंस करे हैं ड्यूरिंग द लर्निंग, अच्छे से सीखा है, बिलीव मी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपने कुछ इस तरीके से लर्निंग प्रोसेस फॉलो करी है कि एक ट्यूटोरियल देख लिया और वही देख देख के कॉपी पेस्ट करके कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लिया और सोचने लगे कि हाँ हाँ मुझे तो पाइथन आ गई, मुझे तो पावर बीआई आ गया, देन माय डियर फ्रेंड इट्स 2025, रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू नहीं निकलेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंटरव्यूज़ लेता हूँ कंपनीज़ के साथ, उनके लिए बहुत सी चीज़ें हम करते हैं। तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर इन टेक्नोलॉजीज़ को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, आप क्वेश्चंस निकाल लोगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा टाइम लो, पढ़ो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सके, तो आपके जो राउंड से बहुत अच्छे से निकलेंगे और एक अच्छी हाइपिंग जॉब आपकी लगेगी। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में और आपने वो राउंड निकाल लिया, अच्छा लगेगा सुन के, ठीक है, पढ़ के बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन सेट जो हम आपको देने वाले हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन अटैच कर दे रहा हूँ एंड आप हमारे प्रोग्राम पे भी अटैच कर सकते हैं। 28 सितंबर से भैया ये चालू हो रहा है, 8 से 9 की टाइमिंग होगी, 10 से 12 घंटे आपको हर हफ्ते का कमिटमेंट देना पड़ेगा, राइट। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट फेज में। सो वेलकम टू द नेक्स्ट फेज। लास्ट फेज पे अपन ने पूरे इंटरव्यू क्वेश्चंस जान लिए थे एंड आप सभी को वो सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और मॉनिटरिंग करनी है कि आप उनके आंसर सही से दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, नंबरिंग सिस्टम रखना है और खुद को इम्प्रूव करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट फेज होगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा है तो क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब ये फेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ऐसा कहूँगा, मतलब अदर फेसेस के मुकाबले अगर आप मुझसे इसका वेटेज पूछें तो मैं इसको टॉप 1 पे रखूँगा, क्योंकि मैं आपको ना 2 रीज़न शेयर करता हूँ। देखो जैसे ही जब भी हम सुनते हैं कि यार कोई किसी का इंटरव्यू नहीं निकल पाया, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक वेरी सिंपल एक ही रीज़न आता है कि भैया वो इसलिए नहीं निकला होगा क्योंकि उस बंदे में हो सकता है शायद नॉलेज ना हो,
ठीक है, ये एक ऑब्वियस रीज़न जो है, मतलब अभी तक मैंने तो जितने बिगिनर से सुना है उनका एक ही आंसर होता है कि भैया हो सकता है नॉलेज नहीं होगा इसलिए इंटरव्यू नहीं निकल पाया। देखो मैं आपको ना दो रीज़न शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो है कई बार स्टूडेंट्स फायर होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण होते हैं, बट हमेशा यही रीज़न है बोलना ये कोई इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके पीछे के दो रीज़न मैं आपको शेयर करता हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला, जितने भी अभी तक हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो प्लेसमेंट कराई है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, मन गढ़ंत कहीं से पढ़ के नहीं बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमारी एकेडमी में वो आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, लोग फेल इसलिए नहीं होते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, वो एक रीज़न है बट वो काफ़ी कम रीज़न होता है। लोग दो रीजंस के कारण सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है डिलीवरी और दूसरा होता है माइंडसेट। अब देखो ये दो रीजंस को मैं ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी लोगों के हमने प्लेसमेंट्स पे काम करे हैं, 50% बोल रहा हूँ मैं, मतलब 10-20% भी नहीं बोल रहा हूँ, 50% जो रिजेक्शंस होते हैं वो होते हैं ड्यू टू डिलीवरी, टेक्निकल स्किल्स के कारण नहीं होते। ठीक है, अब जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू कराने का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जो कैंडिडेट्स, उनको ना आंसर बहुत अच्छे से आ रहा होता है बट वो रिजेक्ट इसीलिए हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि इस आंसर को बोलना कैसे है, डिलीवर कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब बच्चे को तो पता होता नहीं है स्टूडेंट को, तो वो क्या करता है, राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इसके लिए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रही है वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर लोगों को ये नहीं पता कि डिलीवरी करते कैसे, मतलब आंसर परफेक्टली देते कैसे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहला बहुत छोटे आंसर देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, टू शॉर्ट, मतलब सिर्फ कोड करके दिखा देंगे कि हाँ सर ये ऐसे होता है। इससे भाई कुछ समझ नहीं आता सामने वाले को कि आप सोच कैसे रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। आपने सिर्फ कोड करके दिखा दिया तो भले ही आपके पास नॉलेज है, कोड करके दिखा दिया, बट आप हायर नहीं होगे। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, टू डिफेंसिव, मतलब आर्ग्यूमेंट पे उतर जाते हैं भाई, इंटरव्यूअर से आर्ग्यू करने लगते हैं। ठीक है, जिससे आप भाई बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगते हो और काफ़ी बैड ये होता है। जैसे एक इंटरव्यू में आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप मतलब 2 फंक्शंस क्रिएट कीजिए जो कि ये टास्क करेंगे। अब वो बंदा भाई आर्ग्यू करने लगा कि सर ये फंक्शन तो ऐसे भी हो जाएगा, 2 बनाने की क्या ज़रूरत है। तो आपको आर्ग्यू नहीं करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू क्वेश्चन, तो आप काउंटर कर सकते हो कि सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है। ये थोड़ा अच्छा साउंड करता है। बट आप बोलो कि सर ये तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, 2 बनाने की क्या ज़रूरत है, भाई इससे आप एरोगेंट लगोगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है। तीसरी चीज़ लोग करते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट आंसर भी नहीं देते, डिफेंसिव भी नहीं देते, और वो नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, घबरा से जाते हैं, मतलब या तो बहुत लंबे साइलेंस पे चले जाते हैं या फिर पैनिक करने लगते हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो ऐसे साइलेंस पे चल जाएंगे कि अच्छा वो ये, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, पैनिक करने लगते हैं कि जैसे अगर किसी ने पूछा लिस्ट, तो वो ऐसे पैनिक हो जाएंगे कि सर लिस्ट इज समथिंग एंटायर और एलिमेंट फर्स्ट और 8 मिनट। भाई ऐसे पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो लोग ये 3 चीज़ें करने लगते हैं। हालांकि मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपको हंसी आ रही होगी, बट ठीक है, हंसना भी ज़रूरी है। ठीक है, टेंशन में लेकर कोई काम नहीं होता। तो नर्वस भी नहीं होना है, लंबा साइलेंस भी नहीं लेना है, पैनिक भी नहीं लेना है। इससे बेसिकली आप ना अंडर प्रिपेयर्ड साउंड करते हो कि भाई ये बंदा जो कैंडिडेट हमारे पास आया है, ये इसने प्रिपरेशन नहीं करी है। जैसे कि मैं आपको ना एक किस्सा सुनाता हूँ। गूगल कंपनी में मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बोलता कि सर मेरा ना गूगल कंपनी में रिजेक्शन हो गया, इंटरव्यू था। तो मैंने पूछा यार, उसको मैंने बढ़िया ट्रेनिंग वगैरह दी थी, तो यार रिजेक्शन कैसे हो गया, आप तो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके गए थे। तो उसने बताया कि सर मुझे पांडास के रिलेटेड क्वेश्चन आया और मुझे पता था पांडास में सारे फंक्शन मेथड्स वगैरह क्या होते हैं। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बट मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने एक सिंगल लाइन, मतलब 1 लाइन आंसर देते गया, और उन्होंने मुझे जब एंड उनको ऐसा फील हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि यार हमें देखो ऐसा लगता है कि जो आप आए हो, आपके पास टेक्निकल स्किल्स तो बढ़िया है, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, आप जो कोड बोल रहे हो वो करके दिखा रहे हैं, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर हम आपको हायर करते हैं ना, तो आप हमारी टीम से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसका रिजेक्शन का कारण यहाँ पे क्या बना,
टेक्निकल नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो उसको बहुत अच्छे से आता था, बट बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलो, इट्स कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। तो ये एक रीज़न बना था। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि आउट ऑफ 10 आपकी टेक्निकल स्किल्स जो है वो 7 है, मतलब 7वें नंबर पे आप हो। अब अगर आपको डिलीवरी करते आता है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करते, क्वेश्चन का आंसर करते आता है, तो आप 9/10 तक के रेशियो तक पहुंच सकते हो, जिससे आपके डेफिनेटली हायरिंग के चांसेस बूम हो जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भले अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स 10 आउट ऑफ 10 भी है और आपकी डिलीवरी ही खराब है, तो ये 10 आउट ऑफ 10 नहीं बल्कि आप 4 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 10 भी साउंड कर सकते हो। तो इसलिए कहता हूँ डिलीवरी ज़रूरी है। ये तो हो गया पहला रीज़न जो मैंने आपसे डिस्कस करा। दूसरा रीज़न की भी मैं बात कर लेता हूँ, दोनों पहलू जानने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आधा अधूरा ज्ञान लेने से अच्छा है कि हम वो ज्ञान लें ही ना। ठीक है, माइंडसेट की बात कर लेते हैं। देखो, कंपनीज जो है वो हायर करती हैं माइंडसेट के लिए मेन। ठीक है, माइंडसेट के लिए। किसके लिए नहीं करती हैं? वो है नॉट जस्ट नॉलेज, क्योंकि टेक्नोलॉजीज कम एंड गो बट लोगों का माइंडसेट रिमेन सेम, राइट। तो इंटरव्यूज जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, कुछ इस तरीके से चेक करने के लिए बनाए जाते हैं कि सबसे पहला एरिया पे वो फोकस करते हैं, आर यू कोचेबल। कोचेबल का मतलब होता है कि क्या आप फीडबैक को एक्सेप्ट कर रहे हो। कुछ लोग झगड़ने लगते हैं कि नहीं आपका फीडबैक गलत है, वो नहीं करना है। क्या आप फीडबैक को एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट। क्या आप उस फीडबैक को एक्सेप्ट करने के बाद अडॉप्ट कर रहे हो नई चीज़ें, कि जैसे अगर मैंने बोला कि यार आप में ना ये कमी है, इसको फिक्स करो, तो क्या आप उसको एक्चुअल में एक्सेप्ट करके फिक्स कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ देखी जाती है लॉजिकल थिंकर आप हो या नहीं हो, राइट। लॉजिकल थिंकर हो या नहीं, मतलब कि क्या आप कोड लिख रहे हो, कोड लिखते लिखते कुछ बोल ही नहीं रहे हो और सीधा आउटपुट दिखा रहे हो कि सर आपने जो कोड लिखने को बोला था मैंने लिख लिया और ये रहा आउटपुट। तो इससे पता ही नहीं चलता कि आपने वो प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व कैसे करी, क्या लॉजिक लगाया। तो ऑलवेज ट्राई कि आप स्टेप्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है, जो भी कोड कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। एंड तीसरा रीजन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, विच इज बिजनेस कम्युनिकेटर। ठीक है, क्या कहेंगे, बिजनेस कम्युनिकेटर। मतलब कि अब ये कोड और आउटपुट तो आपने एक टेक्निकल बंदे को समझा दिया, बट टीम में तो नॉन टेक वाले बंदे भी होंगे, नॉन टेक्निकल फील्ड्स भी होती हैं, क्या आप उनको समझा पाओगे बिजनेस की भाषा में, ये भी कंपनीज चेक करती हैं। तो जैसे एक कंपनी में एक फ्रेशर ने एडमिट करा कि भाई आई एम नॉट फुली श्योर, बट मेरा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब वो कोड नहीं कर पा रहा था, राइट, वो कोड नहीं कर पा रहा था, बट उसने ये आंसर दिया कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कैसे होगा, बट हाँ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच यूज़ करूँगा, और कंपनी उसको हायर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी लॉजिकल थिंकिंग, बिजनेस थिंकिंग, ये सब चीज़ें दिख रही थी। तो बेसिकली ऑनेस्टी के साथ आंसर करना, स्ट्रक्चर तरीके से शो करना डेफिनेटली आपको जॉब दिलवा सकता है। बट हाँ, अगर आपको ये फ्रेमवर्क्स नहीं पता है कि इसको शो कैसे करते, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। मतलब अगर आप बोलोगे कि सर मेरे को कोड करते तो नहीं बन रहा, बट मैं बता सकता हूँ इसको सॉल्व कैसे करूँगा, तो अजीब सा साउंड होता है, राइट। तो वो तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए हर नए बंदे को हायर करने पे लगाती है। ठीक है, तो उनको कोई परफेक्ट कोडर नहीं चाहिए, वो उनको भी पता है कि कोई भी परफेक्ट बंदा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं जो हर चीज़ में तगड़ा हो। उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए भाई जो कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं, राइट एटीट्यूड्स उनमें है। तो इन शॉर्ट 2 रीजंस की वजह से भैया लोग रिजेक्ट होते हैं। पहला बैड डिलीवरी, क्योंकि उनको आंसर्स नहीं पता होता कैसे देना है, और दूसरा माइंडसेट। ठीक है, अच्छा माइंडसेट होगा, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, भले ही आपको आंसर्स उतने अच्छे से ना आते हो। अब हम मूव करते हैं भैया कि अगर आपका टेक्निकल राउंड चल रहा है तो बेसिकली क्या डूज एंड डोंट्स अपने को दिमाग में रखना है अपने ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, सो दैट बेसिकली आपके चांसेस जो है हायरिंग के पक्के हो जाएं। सबसे पहला डूज जो है हम बात करेंगे इज थिंक आउट लाउड। थोड़ा इसको ग्रीन कलर में ले आते हैं। हाँ, थिंक आउट लाउड मतलब कि अब हमें ये करना क्यों है। सबसे पहले तो वाई समझो, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता नहीं करते कि आप कोड किस तरीके से लिख रहे हैं, कितना अच्छा कोड लिख रहे हैं। करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करते, बट और ज़्यादा चिंता इस बात की करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आप सोच कैसे रहे हो, राइट। बेसिकली आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। क्या कह रहा हूँ मैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, कि अगर आपको एक
प्रॉब्लम दी गई, आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस। जैसे कि एक कंपनी में एक स्टूडेंट से बोला गया कि भाई एक सीक्वल की क्वेरी है, इसको करके दिखाओ। तो वो बंदा कंफ्यूज हो गया, फ्रेशर था। तो उसने बोला कि तो उसने उस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया, मतलब क्वेश्चन ये था कि बेसिकली आपको उन कस्टमर्स का डेटा जो है वो फिल्टर आउट करना है जिन्होंने लास्ट मंथ एक से ज़्यादा बार ऑर्डर करा है। ये मैंने शायद पिछले फेज में भी बताया था। तो वो बंदे ने सीक्वल क्वेरी तो नहीं लिख पाया, आधी अधूरी लिखा, बट उसने एक्सप्लेन करा कि मैं ग्रुपिंग से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले कस्टमर्स को ग्रुप कर लेंगे, उसके बाद में हम फिल्टर लगाएंगे कि जो भी ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा टाइम है तो फिल्टर आ जाएगा। उसके बाद में मैं उनको ज्वाइन कर दूंगा कि जो लास्ट मंथ पे किए थे उनके साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो इससे वो आंसर प्रॉपरली क्वेरी के फॉर्म में लिख के तो नहीं बता पाया, बट उसने एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ ही इज़ गोइंग टू अप्रोच द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। उसका अप्रोच क्लियर था और स्ट्रक्चर्ड था, तो कंपनी ने उसको हायर कर लिया। तो करना क्या है, हमेशा जो भी आपके दिमाग में सॉल्यूशन आ रहा है उसकी स्टेप्स आपको बतानी है कि सबसे पहले मैं डेटा क्लीन करूँगा, फिल्टर करूँगा, फिर ग्रुप करूँगा। इससे आप एक लॉजिकल थिंकर लगोगे इंटरव्यूअर के सामने, भले ही आपका कोड जो है वो फेल हो जाए। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। दूसरा, हमेशा बिजनेस लैंग्वेज भी यूज़ करो। एज अ डेटा एनालिस्ट मैंने देखा है बहुत से लोग सिर्फ टूल्स 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 इसी के पीछे पड़े रहते हैं, बस टूल्स को ही दुनिया बना लेते हैं। टूल्स दुनिया नहीं है भाई, टूल्स का इस्तेमाल आप करोगे टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। तो बिजनेस की भाषा भी आपको बोलते आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस करना सीख लो या कोई बिजनेस का कोर्स कर लो। देखो, एनालिस्ट जो होते हैं ना, जैसे ये एक साइड का ब्रिज है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब ये जो ब्रिज होगा, ठीक है, ये जो ब्रिज होगा, ये कौन होते हैं, ये डेटा एनालिस्ट होते हैं। बेसिकली ये आपकी फॉर एग्जांपल एक बिजनेस टीम है, ठीक है। अब ये बिजनेस टीम के पास भैया एक बहुत ज़्यादा डेटा आया, डेटा इधर रखा हुआ है। अब इस बिजनेस टीम ने आपसे पूछा कि एनालिस्ट जी हमें बताइए टोटल रेवेन्यू कितना हुआ लास्ट ईयर। अब भाई आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि ये रहा आउटपुट और ये रहा कोड, खुद कर लो, ये डेटा में से निकाल लो, नहीं, ये नहीं बोल सकते। आप बोलोगे कि हाँ, लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू इतना था, फॉर एग्जांपल 10 करोड़, उसके पहले हमारा 20 करोड़, इस तरीके से जो हमारी सेल्स बढ़ी, इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस टीम है ना, इसको आपके डेटा टेक्निकल नॉलेज नहीं आती समझ, उसको नॉन टेक्निकल फील्ड हो जाती है। तो एनालिस्ट वही काम करता है। एनालिस्ट को बिजनेस लैंग्वेज भी आनी चाहिए, टूल्स के साथ काम करते भी आना चाहिए। तो बेसिकली एक कंपनी में एक कैंडिडेट से बोला गया कि भाई बताओ पांडास में जो ग्रुप बाय फंक्शन होता है कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर वो कैंडिडेट सिर्फ इतना बोल देता कि हाँ, मतलब ये df डॉट ग्रुप बाय डॉट सम, ये लो ऐसे काम करता, ये रहा आउटपुट, भाई मेरे ख्याल से आपको भी समझ में नहीं आया होगा, राइट। तो कंपनी को क्यों ही आएगा, कंपनी ने फायर कर दिया। फायर मतलब क्या, मतलब रिजेक्ट कर दिया। हाँ, बट उसने ऐसा आंसर नहीं दिया था, उसने दूसरा आंसर दिया था कि तो बेसिकली ये जो ग्रुप बाय फंक्शन होता है ये पिवट टेबल की तरह होता है जो एक्सेल में हमें अवेलेबल होता है। अगर सेल्स टीम मुझसे पूछती है कि भाई हमें पर सिटी, ठीक है, पर सिटी हमें रेवेन्यू जानना है कितना होगा, तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले सिटीज़ को ग्रुप कर लूँगा, उसके बाद में जो रेवेन्यू होगा डॉट सम लगा के ऐसे टोटल सम निकाल लूँगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा और मैं बता दूंगा कि इतना रेवेन्यू हुआ है। अब इससे ना इंस्टेंटली जो मैनेजर था वो समझ गया कि हाँ भाई ये वही बंदा है जो हमें चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस की भाषा भी बोल रहा है और एज अ डेटा एनालिस्ट जो टेक्निकल काम होना चाहिए वो भी करके दे रहा है। और इससे आपकी थॉट प्रोसेस भी समझ में आ रही है कि आप कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो टेक अवे क्या होगा, सिर्फ ये मत बोलो कि सर ये रहा कोड और ये रहा आउटपुट। हमेशा ये एक चीज़ ऐड करो कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो इसकी मदद से आप ये रिजल्ट अचीव कर पाओगे। मतलब इफ़ यू यूज़ जो भी टॉपिक होगा वो डाल देना, सो दैट इन योर बिजनेस यू कैन अचीव। जैसे कि अगर आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल करोगे तो इस तरीके से आप सेल्स टीम को ये बता पाओगे कि पर सिटी क्या रेवेन्यू हमारा हुआ। तो इससे भाई सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तीसरा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ पॉज बिफोर आंसरिंग। देखो, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि लोग पैनिक कर जाते हैं। जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया और इंस्टेंटली आपने अगर आंसर देना स्टार्ट कर दिया एज अ फ्रेशर, तो
आईटी प्रोफेशनल्स को भी यही रेकमेंड करता हूँ कि इंस्टेंटली आंसर देना ही नहीं है। तो इससे चांसेस है कि आप गलत आंसर या एक कंफ्यूज्ड आंसर देने लग जाओगे, राइट। जैसे एक इंटरव्यू में क्या हुआ था कि कंपनी ने पूछा कि लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस बताओ। अब एक फ्रेशर है, वो तुरंत ही आंसर देने लग गया, नतीजा तो वो रिजेक्ट हो गया, राइट। भले और उसके सेकंड साइड एक और कैंडिडेट बैठा था, उसने आंसर दिया, उसने 5 सेकंड का पहले तो वेट करा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसने आंसर देना स्टार्ट करा कि सर बोथ आर ऑर्डर्ड बट टपल इज इमिटेबल, सो स्लाइटली फास्टर एंड सेफर व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज। वो शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो ऐसा तो लिखा नहीं कि इंटरव्यू में कि आपको तुरंत फटाक से ही आंसर देना है। तो इट्स ओके फॉर यू कि अगर आप 3 से 5 सेकंड का एक पॉज लेते हैं, थॉट्स को सोचते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आंसर करते हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही लगने वाले हो, ठीक है। तुरंत आंसर देने से आपको इंटेलिजेंट नहीं लगोगे, बल्कि और उल्टा फेल ही हो जाओगे। नाउ मूविंग टू द डोंट्स पार्ट, मतलब अब आपको वो चीज़ मैं बताता हूँ जो आपको नहीं करनी है। क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, एक वर्ड आंसर देना अवॉइड करो, या फिर सिंटेक्स ओनली आंसर देना अवॉइड करो, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि एक लिस्ट में कोड करके बताओ जिसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। अब आपने बोला ओके, ये रहा कोड और ये रहा आउटपुट। भाई इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इट इज़ अ वन वर्ड आंसर, मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा तुरंत। तो ये चीज़ गलती नहीं करनी है, ठीक है। इससे आप एक कोडर लगोगे। क्या कह रहा हूँ मैं? इससे आप एक कोडर लगोगे, बट एक एनालिस्ट, एक डेटा एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं लगोगे। तो जैसे एक कंपनी में इंटरव्यू ले रहे थे हम लोग, तो मैंने पूछा कि अगर आप पांडास के साथ काम कर रहे हो, आपके पास एक डेटा फ्रेम है, उसमें से आपको डुप्लीकेट्स हटाने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो वो बंदे ने बोला कि सर ये ड्रॉप डुप्लीकेट्स का मैं यूज़ करूँगा और हटा दूँगा बस, और रुक गया। तो मैंने तो पहली बार में ही उसको बोल दिया कि भाई मतलब वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस, मतलब ऐसे मुंह पे नहीं बोला, बट थॉट मेरा ये बन गया कि हमको इसको रिजेक्ट करना है। सिमिलरली एक और कैंडिडेट आया, उसने प्रॉपर आंसर दिया कि सर जो ड्रॉप डुप्लीकेट्स है, इससे हम डुप्लीकेट रोज रिमूव कर सकते हैं, इससे डबल काउंटिंग रेवेन्यू नहीं होगा और डुप्लीकेट कस्टमर्स हमारे एनालिसिस में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक कंपनी का डेटा है जिसमें एक कस्टमर का नाम बार बार आ रहा है, ठीक है, और वो डुप्लीकेट है, तो इससे होगा ये कि रेवेन्यू में जो टोटल आएगा वो गलत होगा, क्योंकि नंबर बढ़ जाएंगे। तो हम डुप्लीकेट रोज का यूज़ करके वो रोज, मतलब वो कस्टमर को हटा सकते हैं जो दोबारा आ रहा है, इससे रेवेन्यू भी सही रहेगा। अब इससे मुझे तुरंत ये फील हो गया कि हाँ भाई, इसकी थिंकिंग भी बढ़िया है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो हमने उसको मन बना लिया कि हम इसको हायर करेंगे, और आगे हमने फिर इंटरव्यू कंटिन्यू करा। तो अब आप दोनों आंसर्स में समझे क्या डिफरेंस है, कि वन वर्ड आंसर या फिर वन शॉट आंसर हमें कभी भी नहीं देना है। तो हमेशा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिंटेक्स को भूल जाओ, सिंटेक्स भी बताओ और एक रियल वर्ल्ड रीज़न भी अटैच करके बता दो कि कैसे करोगे, कहाँ पे इसका यूज़ होगा। दूसरी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स में ख़राब लगती है, जितना मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए हैं, रिक्रूटर से हम बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट पे भैया उतर जाते हैं वो इंटरव्यूअर के। क्यों? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत से, मैं कह रहा हूँ सभी को नहीं कह रहा हूँ, अब जो लोग नहीं करते अच्छी बात है, बट जो लोग करते हैं तो प्लीज़ टेक इट एज अ फीडबैक कि ये लोग क्या करते हैं, इंटरव्यूअर के साथ भिड़ जाते हैं जस्ट टू प्रूव कि हम सही है और आप गलत हो। इससे आप एरोगेंटी साउंड करोगे भाई, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक कंपनी में ना एक इंटरव्यू था। अब वो कैंडिडेट आया, बढ़िया अच्छे से आंसर वगैरह कर रहा था, तो इंटरव्यूअर ने ना एक क्वेश्चन पूछा कि भाई लिस्ट पे आप काम कर रहे हो, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो इंक्लूसिव होगा या एक्सक्लूसिव होगा? तो भाई वो बंदा भिड़ गया कि नहीं सर ये इंक्लूसिव ही होता है। अब वो गलत था क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होता है। तो इवन जब इंटरव्यूअर ने उसको करेक्ट करा कि भाई देखो आप गलत हो और ये चीज़ सही है, इसको थोड़ा नॉलेज में डालो, वो आर्ग्यू करने लग गया कि नहीं सर मैं ही सही हूँ, मैं ऐसा ही होता है, तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। तो भाई जो पैनल बैठी थी वहाँ पे इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने नोट करा कि ये कोचेबल नहीं है। कोचेबल मतलब कि इसको फीडबैक देंगे तो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, बल्कि खुद ही आर्ग्यू करेगा, तो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको लर्निंग क्या लेनी है कि जैसे अगर आप इफ एल्स के साथ काम कर रहे हो और अगर आपको कोई बता रहा है कि भाई देखो यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते पाइथन में, आपको कॉलन यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे बोलो कि यस यू आर राइट सर, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट, आई विल कीप इन माइंड एंड अपडेट कि हाँ यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं होता, कॉलन यूज़ होता है।
इससे ये लगेगा कि आप फीडबैक लेते हो, अडॉप्ट करते हो, चीज़ें फिक्स करते हो, ठीक है। और सामने वाले को आपने एक थैंक यू भी बोल दिया कि मेरी गलती को पॉइंट करने के लिए थैंक यू, तो वो नेगेटिव भी नहीं जाएगा। अगर मुझे कोई बोलता है कि थैंक यू सो मच सर फॉर पॉइंटिंग आउट माई मिस्टेक, तो मुझे अंदर से सच में फील होगा कि हाँ यार मैंने इसकी मदद करी, इसको गलती बता के, ठीक है, कि भाई तेरे को ये गलती हो रही है, इसको फिक्स कर ले। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पैनिक नहीं होना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई डोंट नो, ठीक है, या फिर एकदम साइलेंट मोड में चले जाना, इससे आपके इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आई डोंट नो, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बस ऐसे बैठे रहते हैं। तो जैसे एक कंपनी में भाई एक इंटरव्यू चल रहा था एंड आई आस्क्ड कि भैया हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट अ 10% ड्रॉप इन सेल्स। तो एक फ्रेशर भैया रुक गया वहाँ पे, उसने बोल दिया कि सॉरी सर आई डोंट नो। हमने रिजेक्ट कर दिया। देखो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप एकदम प्रॉपर कोड और ये वो जमाना फलाना ढिमकाना करके बताओ, आप एक्सप्लेन भी कर दी थॉट प्रोसेस, तो वो भी बढ़िया था। फिर उसके दूसरा कैंडिडेट आया, उससे मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा, तो वो कैंडिडेट ने बोला कि सर आई एम नॉट फुली श्योर बट आई वुड स्टार्ट बाय चेकिंग सीजनलिटी, देन प्राइसिंग, देन कस्टमर चर्न। तो इससे एक थॉट प्रोसेस मुझे समझ में आई, ठीक है। इवन भले ही, क्योंकि एक परफेक्ट आंसर तो किसी क्वेश्चन का कभी नहीं हो सकता, बट हाँ हमें ये तो श्योरिटी हो गई कि हाँ ये बंदा सोच सकता है और इसकी बिजनेस थिंकिंग भी बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, पैनिक होने के बदले अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो एकदम ब्लैंक मत हो। अब ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको दिमाग में चिपका लो, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करो कि सर आई एम नॉट श्योर बट माई अप्रोच वुड बी, और जो भी आपकी अप्रोच रहेंगी वो आप चिपका दो। इससे ये साउंड नहीं होगा कि भैया आपको कुछ आता नहीं, और ना ही आप ब्लैंक लगोगे, ठीक है। तो नेगेटिव आप नहीं जाओगे। तो बेसिकली डूज एंड डोंट्स आप समझ गए। अब जो भी आपकी प्रोसेस है भैया उसको बोलो। लैंग्वेजेस मिक्स करना है, मतलब कि टेक्निकल लैंग्वेज भी आपको यूज़ करनी है, बिजनेस लैंग्वेज भी आपको यूज़ करनी है, एनालिस्ट माइंडसेट अपने को दिखाना है। बेसिकली सिर्फ कोडर बन के नहीं बैठना है। दूसरा, एकदम से आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 से 5 सेकंड का पॉज ले सकते हैं, इससे आप और कॉन्फिडेंट दिखोगे और स्ट्रक्चर्ड आंसर दे पाओगे। क्या नहीं करना है, पहली बात एक्सप्लेन रिलेवेंस, मतलब सिर्फ सिंटेक्स या कोड करके मत दिखाओ। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है उसको बिजनेस से जोड़ के फिर कोड करके समझाओ। मतलब ऑलवेज एक्सप्लेन वाई इट मैटर, नॉट जस्ट की कोड करके दिखा दिया। चौथी चीज़, एक्सेप्ट करेक्शंस। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसको ऐसे करो, या फिर ये चीज़ ऐसे होती है, तो उससे आर्ग्यू मत करो। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट, और दिखाओ कि हाँ मैंने आपका फीडबैक एक्सेप्ट किया एंड अब मैं इसमें काम करूँगा, इसको फिक्स करूँगा। इससे ऐसा लगेगा कि हाँ आप ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे हो। ग्रोथ माइंडसेट मतलब कि आपको अगर हम कोई फीडबैक दे रहे हैं तो आप वो फीडबैक एक्सेप्ट करोगे एंड उसको फिक्स करोगे, फिर यही तो हमें चाहिए। बट अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं फीडबैक लूँगा और मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और आप ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखते, तो आप फेल हो जाओगे। एंड नंबर लास्ट इज एक्सप्लेन योर अप्रोच, मतलब कि पैनिक नहीं होना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो से आई एम नॉट श्योर बट माई अप्रोच वुड बी, इस तरीके से आंसर बोल दो। अब ये जो फेज़ है इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी चीज़ आप कर रहे थे, और क्या आपने कभी किसी इंटरव्यूअर के साथ आर्ग्यूमेंट करी है वो भी बताना। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपने यहाँ तक ये कोर्स देख लिया है, लेक्चर देख लिया, मतलब आप अब अपने टेक्निकल राउंड्स निकालने के लिए तैयार हो। करना क्या है, जो क्वेश्चन की लिस्ट हमने दी है प्रॉपर पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देना है, और हाँ इम्प्रूवमेंट भी करनी है, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं देना है। जो अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, उस चीज़ को इम्प्रूव भी करना है। और अगर आप चाहते हो कि हम आपकी प्लेसमेंट करवाएं, आपको 1-on-1 ट्रेनिंग दें, पर्सनलाइज ट्रेनिंग दें, और आपको एक डेटा एनालिस्ट बना के आपकी जॉब दिलवाएं, तो आप हमारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।